Hello guys, welcome in our audit discussion. I am CA Kapil Goyal and today is our lecture number 5 if I'm not wrong. Today is our lecture number 5 for CA Inter Fast Track जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स ने हमें लाइव ज्वाइन कर लिया है। और आई होप कि आप जब ये लाइव देख रहे हैं तो आपने एक बार फटाफट से मैं ये नहीं कह रहा बहुत डिटेल में, फटाफट से आपने एक फास्ट रीडिंग लगा ली है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। टाइम हुआ है सुबह के 10:03। चलो, गुड मॉर्निंग तने, इत्रा, साहिल, प्रियांशा, सोनी, रितम, भारत, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट। अभी बाकी पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर सही से इंस्टॉल हुआ है क्या, क्योंकि तकरीबन 80 to 90 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन दिस लाइव और मैं देख रहा हूँ कि लाइव चैट पे बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो या तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर ही नहीं ज्वाइन किया है या काफ़ी स्टूडेंट भैया सुबह का सेशन ले नहीं पा रहे हैं, आई डोंट नो। तो उनको ग्रुप पे भी, जो आप लोगों ने ग्रुप बनाया है उसका लिंक भी मैं उन बच्चों को भेज दूंगा जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि उनको टाइमिंग वगैरह का कोई भी इश्यूज ना आए। ठीक है, ये बात उन बच्चों के लिए रेलेवेंट नहीं थी जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं। आप लोग एंजॉय करिए जिस तरह से आप कर रहे थे। देखिए जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने मीनिंग एंड फीचर्स डेफिनेशन देख लिया था, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया था, ऑडिट टीम के बारे में डिस्कस किया था, क्वालिटी ऑफ ऑडिटर एसे नंबर 200 डिस्कस किया था। इसके कुछ बेसिक पॉइंट पेंडिंग है अभी हमारे। एंड देन टाइप्स ऑफ ऑडिट आपको होमवर्क में दिया था, एडवांटेज होमवर्क में दिया था, रिलेशनशिप होमवर्क में दिया था। ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको होमवर्क दिए थे, प्लेन रीडिंग करनी थी। ठीक है, आज जो हमें मेन कंसेप्ट कवर करना है, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट, ऐसे 220, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ऐसे 210, और एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है, ऑडिट वर्सेज इन्वेस्टिगेशन, न्यू कंसेप्ट। तो ये भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसके साथ ही मैं आपको एक कंसेप्ट और करवाऊंगा छोटा सा, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन में मैंने आपको बताया था बिहेवियरल साइंस वाला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो एक वो डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे 200 के बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रहना है, तो ये सारी चीज़ें हम जरूर डिस्कस करेंगे। कौन सा ग्रुप, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है आप सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर, कल आपने उसका लिंक भी शेयर किया था स्टूडेंट्स ने, मैं उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओहो सर स्क्रीन नहीं दिख रही, लो जी स्क्रीन भी देख लो आप। मैंने अभी तक कुछ ऐसा सच लिखा नहीं है, ये लो, बस मैंने यही बताया कि क्या क्या कवर हुआ है। हमने ये वाले सारे कंसेप्ट कवर कर लिए। 6, 7, 8 आपको होमवर्क में दिया गया था, 9, 10, 11, 12 आज हम करेंगे। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन नया कंसेप्ट आया है। ऑडिट का जो अदर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप है उसमें एक हम बिहेवियरल साइंस वाला कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे। ऐसे 200 के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ये सारी बेसिक बातें कुछ है जो कि हमें डिस्कस करनी है। ये मैंने अभी तक आपको बताया था। तो स्वागत है आज सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में। क्या स्टार्ट करें? क्या ज्वाइन करें? ये बातें आप बाद में कर लेना आपस में, जो आपका आपसी चल रहा है ना कि भैया ग्रुप में कैसे क्या ज्वाइन करना है लाइव वालों, वो बाद में देख लेना। चलो जी, आज एक हल्के कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हल्के का मतलब एक आसान कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद बिहेवियरल साइंस, यही देख लेते हैं पहले से। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटर विद बिहेवियरल साइंस, ये कंसेप्ट है आपके यहाँ पे। क्या एक ऑडिटिंग का बिहेवियरल साइंस के साथ कोई रिलेशन है क्या, कि लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाए, किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से आप अपना काम करवा सकते हो किसी से, क्या इस पे कोई चर्चा होनी चाहिए क्या? स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही? कर रही है। देखिएगा, ऑडिटिंग वर्सेस बिहेवियरल साइंस का जो कंसेप्ट आपके यहाँ दिया हुआ है ना आईसीआई ने, इसमें सिर्फ ऑडिटिंग के बारे में नहीं बताया। इसमें सबसे पहले क्या किया इन्होंने, स्टैट ऑडिटर के बारे में बताया, स्टैचुटरी ऑडिट के बारे में बताया है कि स्टैट ऑडिट क्या है। फिर उसने कहा है कि जो बिहेवियरल साइंस का रिलेशन है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर का अलग होता है, एक इंटरनल ऑडिटर का अलग होता है। उसका थोड़ा ज़्यादा रोल प्ले होता है लोगों से डील करने में, क्योंकि वो लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करता है। इंटरनल ऑडिटर का क्या रिलेशन होता है, क्या वो भी डील करता है क्या? हाँ जी, वो भी करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर थोड़ा कम डील करता है, क्यों? उसे फिगर से, उसे नंबर से ज़्यादा डील करना होता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर को तो पीपल से ज़्यादा डील करना होता है। सबसे पहले स्टैट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएगा, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद कहेगा जी, अगर कंपनी को सक्सेस होना है या कोई भी इंटरनल कंट्रोल या कोई भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो मैनेजमेंट को भी बिहेवियरल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपके पेपर में आ जाए ऑडिट वर्सेस बिहेवियरल साइंस, तो
तो आपको सिर्फ स्टैट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको सबसे पहले स्टैट ऑडिट के बारे में बताना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का रिलेशन बताना है, फिर इंटरनल ऑडिटर का, फिर मैनेजमेंट का, और एट द एंड आप कंक्लूजन दे सकते हैं। ये बस मेरे को इसलिए आपको समझाना था क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, लेकिन ये ऑडिटिंग के साथ साथ बारीकी सारी चीजों को भी। सर लैपटॉप पे आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बताओ। अभी आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? तो देखिएगा, सबसे पहले ये ऑडिटिंग के बारे में बात करेगा। क्या कहता है? The field of auditing as a discipline involve. The field of auditing as a discipline involve. Auditing के बारे में बता रहा है सबसे पहले। The field of auditing as a discipline involve. क्या करते हो भैया? सर हम रिव्यू करते हैं various assertion को। Review various assertions both in financial as well as in the non-financial terms. Number of employees एक non-financial term है, salary एक financial term है। तो कहता है in the financial statement audit the auditor review various assertions both in financial as well as non-financial with a view to prove the veracity of such assertion, मतलब उसका truthfulness, true and fair view, with a view to prove the veracity of such assertion and express of an opinion by an auditor on the same. हम क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट का ऑडिटर क्या करता है, बहुत सारी assertions को रिव्यू करता है, रिव्यू करने के बाद उनकी ट्रुथ एंड फेयरनेस को देखता है एंड उसके बाद एक अपना ओपिनियन देता है बाय ऑडिटर ऑन द सेम। Thus it is quite logical and natural that the function of audit can be performed if and only if the person also possesses good knowledge about the fields in respect of which he is conducting such a review. कह रहा है आप ये ऑडिट तब कर पाओगे जब आपको उस फील्ड का मतलब ऑडिटिंग का नॉलेज है। तो क्या पहले पैराग्राफ के अंदर आप भी बताइएगा क्या कोई डिस्कशन हुआ बिहेवियरल साइंस का? नहीं सर, बेसिक ऑडिट का डिस्कशन हुआ है। तो इसका मतलब पहला कंसेप्ट एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा था जिसका हमारे बिहेवियरल साइंस में कोई भी नॉलेज नहीं था। स्टैट ऑडिट के बारे में इसने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के बारे में बताया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे ये बताएगा आपको स्टैट ऑडिटर के और इंटरनल ऑडिटर के रिलेशन के बारे में। एक सेकंड मैं आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ, मैं बेटा चार्जर लगा रहा हूँ, एक सेकंड आप दीजिएगा मुझे। मैं आ गया हूं वापस से आप लोगों के लिए। चलो जी, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिएगा जो आपने लिखा वो दोबारा दिखा देना, मैंने सच अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलो जी देखिएगा। अब बात होती है ऑडिटिंग की वर्सेस बिहेवियरल साइंस की, लेकिन इसमें दोनों ऑडिट की बात करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर की भी बात करेगा और इंटरनल ऑडिटर की भी बात करेगा। तो क्या कहता है देखिएगा, द डिसिप्लिन ऑफ बिहेवियरल साइंस इज क्लोजली लिंक विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। कह रहा है बिहेवियरल साइंस लिंक है सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग के साथ। वाइल इट मे बी सेड दैट एन ऑडिटर, पर्टिकुलरली द फाइनेंशियल ऑडिटर मतलब स्टैट ऑडिटर, डील बेसिकली विद फिगर्स। यहाँ पे फिगर वो वाला फिगर नहीं है, फिगर्स का मतलब नंबर है।
contain in the financial statement but he shall be required to interact with lot of people in the organization। कह रहा है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को बेसिकली फिगर्स के साथ डील करना है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ उसको रिक्वायरमेंट होती है लोगों के साथ डील करने की भी। ठीक है, तो ये था एक रिक्वायरमेंट किसका बेटा, स्टैट ऑडिटर का। अब ये कहता है एज अगेंस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर the internal auditor or management auditor is expected to deal with human beings rather than financial figures। कह रहा है जो इंटरनल ऑडिटर होता है या मैनेजमेंट का कोई ऑडिटर होता है वो लोगों से ज्यादा डील करता है रादर देन फाइनेंशियल फिगर्स ऑन द बेसिस एलिमेंट इन डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज पर्सनल। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी जब डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें बेसिक एलिमेंट जो होता है वो पर्सनल होता है कि क्या वो लोग उसे फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो दूसरे पैराग्राफ के अंदर इन्होंने क्या किया, तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई स्टैट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हाउ सो एवर इफ ए साउंड इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिजाइन, अगर एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो क्या वो काम करेगा क्या बिना लोगों के, कभी नहीं। इट कैन नॉट वर्क अंटिल एंड अनलेस द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर is indeed very essential for an auditor so as to effectively discharge his duty। आखिरी में आपको एक लाइन लिख देनी है बस ये वाली, the knowledge of human behavior is indeed essential for an auditor to effectively discharge his duty। मतलब बिहेवियरल साइंस पे कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है स्टैट ऑडिटर का रोल क्या है, इंटरनल ऑडिटर का रोल क्या है, मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, और भैया आपको नॉलेज होना चाहिए बिहेवियरल साइंस का अच्छे अपने काम को सही तरीके से करने के लिए। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ नीचे समरी में दी हुई है। क्या कंसेप्ट समझ आया, हाँ या ना, जरा फटाफट से बताओ। सर टेक टीम बहुत ही अच्छी है, अभी कॉल आया था और प्रॉब्लम सोल्व भी कर दिया सर ने, ग्रेट तने। कोई दिक्कत यहां तक आप ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के मेन कंसेप्ट पे। लो जी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट। समझ आ गया, लो जी स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट। किसी स्टूडेंट को पता है कि ये स्टेटमेंट क्या है और गाइडेंस नोट क्या है? स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट। यार आईसीआई के अंदर आपको पता है काउंसिल मेंबर होते हैं। काउंसिल मेंबर मतलब जो आईसीआई के सारे डिसीजन लेते हैं, अलग अलग कमेटी बनाई जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटीज, अलग अलग एरिया पे एग्जामिनेशन कमेटीज, अलग अलग एरिया पे अलग अलग कमेटीज बनाई जाती है और वो लोग सारे डिसीजन मेकिंग करते हैं आईसीआई के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता होगा ये सभी मेंबर्स के लिए। मेंबर्स मतलब जो लोग सीए बन जाते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरे इस बात को। मान लीजिए कोई एक सीए है, ठीक है बेटा, सीए है कोई। अब इस सीए के पास सीए बनने के बाद दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन है भैया जी? नंबर 1, या तो ये अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करे, ठीक है। नंबर 2, सर ये जॉब ज्वाइन कर ले किसी कंपनी में या कहीं और, जॉब कर ले किसी कंपनी के अंदर। कंपनी में जॉब ज्वाइन करेगा तो क्या करेगा सर? हो सकता है कंसल्टिंग का काम करे, हो सकता है फिक्स एसेट्स या फाइनेंस को मैनेज करे, मतलब किसी भी एक एरिया में इसको जॉब मिल सकती है, ये अपना काम कर सकता है। प्रैक्टिस के अंदर है तो भैया आप कंसल्टिंग भी कर सकते हो, आप ऑडिट भी कर सकते हो, मल्टीपल एश्योरेंस सर्विसेज आप दे सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी सर दे सकते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मैंने मोटा मोटा बताया दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब आईसीआई क्या करता है, काउंसिल क्या करती है, जब हम अपना रियल लाइफ में काम कर रहे होते हैं ना यार, आप कोई काम कर रहे हो, आप काम करते करते आपको कोई नई चीज आ गई, नई चीज जैसे कि आ गई जीएसटी, जैसे कि आ गई जीएसटी, ठीक है, या कोई नया रूल आ गया डेप्रीशिएशन का, ठीक है, कि भाई डेप्रीशिएशन का कोई नया रूल आ गया या कोई नया आ गया जीएसटी आ गया।
अब आप वहां पे जाके अटक जाते हो एज ए मेंबर। हम क्या हैं भैया, मेंबर हैं आईसीआई के, मेंबर ऑफ आईसीएआई। हम वहां पे जाके अटक जाते हैं, हमें वहां पे कोई हेल्प चाहिए होती है कि कोई हमें बताए कि इस डेप्रिसिएशन को कैसे ट्रीट करना है, कोई हमें बताए इस जीएसटी को कैसे ट्रीट करना है। कुछ चीजें मिसिंग है मान लीजिए लॉ में, तो हमारा काउंसिल क्या करता है, टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसे लगता है कि यार मेरे मेंबर को जरूरत है किसी स्टेटमेंट की, जो स्टेटमेंट उन्हें बताए किसी काम को कैसे करना है, या किसी गाइडेंस की जो उन्हें गाइड करे किसी काम को कैसे करना है। देखिए दोनों का पर्पस गाइड करना ही है, दोनों का पर्पस ही ये बताना है मेंबर को कि आपको काम कैसे करना है, बस दोनों में एक थिन लाइन डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। स्टेटमेंट जो होता है वो मैंडेटरी होता है, मतलब आपको फॉलो करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, फॉलो करना है किसको, स्टेटमेंट दो लोगों के लिए आ सकता है ना, किसके लिए आ सकता है, कंपनी के लिए भी आ सकता है कि भाई जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन इस तरह से लगाएगी, ठीक है, या फिर ऑडिटर के लिए भी आ सकता है कि ऑडिटर साहब आपको ये वाला काम इस तरीके से करना है, ठीक है जी। तो ये मैंडेटरी होता है। गाइडेंस नोट, देखो नाम में ही क्या है, गाइडेंस, इसका मतलब ये गाइडेंस है, ये ऑप्शनल होता है बेटा। लेकिन इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस भी दो लोगों के लिए आ सकती है, या तो कंपनी में जो काम हो रहा है, जो सीए काम कर रहे हैं उनके लिए, या फिर ऑडिटर के लिए गाइडेंस नोट आ सकता है। अब आप एक बात बताइएगा सोचकर आराम से, गाइडेंस नोट उन एरियाज के लिए आएगा ना जहां पे कुछ मुश्किलें चल रही हैं, जहां पे कुछ दिक्कतें चल रही है, हाँ जी सर उन्हीं एरिया के लिए आएगा। अब मैंने कहा ऑप्शनल है, तो आप कहोगे ठीक है यार कंपनी के अंदर अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं इस गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं करूंगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है जी, आप फॉलो मत करो, लेकिन आप ये तो बता दो कि आपका रीजन क्या है ना फॉलो करने का। क्या आप कोई बेटर तरीका फॉलो कर रहे हो, क्या कोई बेटर तरीका है क्या? तो क्या एक ऑडिटर को यदि कंपनी गाइडेंस नोट नहीं फॉलो करती है तो क्या एक ऑडिटर को देखना होगा रीजन क्या है, और बेटरमेंट के लिए क्या वो दूसरा तरीका यूज करे क्या? हाँ जी देखना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट है और कंपनी के लिए स्टेटमेंट है तो क्या ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि कंपनी ने वो स्टेटमेंट फॉलो किया है नहीं किया? सर बिल्कुल देखना पड़ेगा। नहीं किया तो मतलब कंपनी ने वो स्टेटमेंट फॉलो किया या नहीं किया, और मान लो नहीं किया तो उसको ऑडिट रिपोर्ट में भी डालना पड़ सकता है। सर बिल्कुल डालना पड़ सकता है, क्योंकि मैंडेटरी है तो फॉलो करवाना ही पड़ेगा। ऐसे ही सेम अगर गाइडेंस नोट कंपनी ने नहीं फॉलो किया तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा रीजन क्या है और बेटरमेंट के लिए क्या है क्या। तो अभी तक मैंने दोनों बातें की कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो कोई गाइडेंस नोट या कोई स्टेटमेंट आया है ऑडिटर के लिए, तो क्या स्टेटमेंट ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। सर अगर मान लो नहीं फॉलो करता है तो क्या? अगर स्टेटमेंट एक ऑडिटर के लिए आया है, अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो क्या है? तो भैया उसे रीजन बताना पड़ेगा। रीजन बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं फॉलो कर रहे। ऐसे ही गाइडेंस नोट भी एक ऑडिटर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसने क्या कोई दूसरे तरीके से काम किया है क्या जो कि उससे बेटर है। तो ये मैं आपको सिर्फ बेसिक बताना चाह रहा था। स्टेटमेंट और गाइडेंस नोट हमारी काउंसिल इशू करती है जब जब हमारे मेंबर्स को, चाहे वो कंपनी में है या एज एन ऑडिटर काम करें, किसी भी एरिया पे हेल्प चाहिए होती है। अगर आईसीआई आपको स्टेटमेंट दे रहा है तो वो कंपनी को और ऑडिटर को मैंडेटरली फॉलो करना होता है। गाइडेंस नोट ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो इसका मतलब यू आर डूइंग सम वर्क बाय द बेटरमेंट, और अच्छे तरीके से कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलो एक बार रीड कर लें, एक बार रीड कर लेते हैं। लो जी, स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट। Statement issue with a view to secure compliance by members on matter which in the opinion of the council of the institute are critical for the proper discharge of their function। क्या कहता है? ऐसे मैटर्स जो आईसीआई की काउंसिल को लगे कि भैया क्रिटिकल है, उनको अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए उनका कंप्लायंस इंश्योर करती है। दोबारा पढ़ रहा हूं। इशू विद ए व्यू टू सिक्योर कंप्लायंस बाय मेंबर ऑन मैटर which in the opinion of the council of the institute are critical for the proper discharge of their function। Compliance is mandatory in nature and it is the duty of member of ICAI/auditor। बेटा यहाँ क्या लिखा है देखो, it is the duty of member of ICAI/auditor, क्योंकि हो सकता है आईसीआई का मेंबर किसी कंपनी में जॉब कर रहा हो तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो कंपनी फॉलो कर रही है उसे।
ठीक है, पढ़ेंगे जरा क्या कहता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ आईसीआई एंड ऑडिटर टू एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर, अकाउंटिंग मैटर से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आया है, अकाउंटिंग मैटर अगर आता है तो बेटा ये कंपनी के लिए हो गया या ऑडिटर के लिए हो गया? सर अकाउंटिंग तो कंपनी करती है, तो ये कंपनी के लिए हो गया। तो क्या कहता है, टू एग्जामाइन वेदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर आर कंप्लाइड विद विद इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड बाय देयर ऑडिट। भैया कंपनी ने उनको कवर कर लिया है, कंप्लाई कर लिया है, और आपको अपने ऑडिट में कवर करना है। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन मतलब आपने उसको कंप्लाई नहीं किया फ्रॉम द स्टेटमेंट, इट विल बी देयर ड्यूटी, ऑडिटर की ड्यूटी है, it will be their duty to make adequate disclosure in the audit report so the user of the financial statement may be aware of such deviation। तो बेसिकली दो बातें बोल रहा है कि कंपनी के लिए अगर कोई स्टेटमेंट आया अकाउंटिंग मैटर के लिए तो उसे वो कंप्लाई करना पड़ेगा और ऑडिटर को ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई भी डेविएशन आता है तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डालना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट जो लिखा था वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था कि स्टेटमेंट किसके लिए, कंपनी को है, ऑडिटर को चेक करना है उसका कॉम्प्लायंस। दूसरा पॉइंट लिख रहा है ऑडिटर के लिए कि भैया स्टेटमेंट आया है किसके लिए, ऑडिटर के लिए। क्या कहता है, टू इंश्योर वहां पे क्या कर रहे थे, टू एग्जामाइन, भाई ऑडिटर दूसरे लोगों का तो चेक करेगा, खुद के लिए तो मैं इंश्योर करूंगा ना। मैं यार आपको ये बोल सकता हूं, अरे बेटा जरा चेक करो दूसरे वाले का सिस्टम सही से चल रहा है क्या, चेक करो दूसरे वाले का सिस्टम सही से। लेकिन अगर मैं आपके खुद के सिस्टम के लिए बोलूंगा तो क्या कहूंगा, इंश्योर करो कि आपका सिस्टम सही चल रहा है क्या। तो क्या कहता है, टू इंश्योर दैट द स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिटिंग मैटर, अब यहां पे कौन सा मैटर आ गया बेटा, ऑडिटिंग मैटर, आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर्ड बाय देयर ऑडिट रिपोर्ट। आपको वो फॉलो करना है। इफ फॉर एनी रीजन ए मेंबर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद सच स्टेटमेंट, अगर आप नहीं करते हो, हिज ऑडिट रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर देयर फ्रॉम। तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा कि आपने ये फॉलो क्यों नहीं किया। अब ये एग्जाम्पल बता रहा है कि भैया क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 143(1) के अंदर हम बेटा रिपोर्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है। कंपनी एक्ट में आपको फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ बनाने हैं, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क एज पर एफआरएफ, ये स्टेटमेंट है कि आपको एफआरएफ के हिसाब से ही बनाने हैं और ऑडिटर को चेक करने हैं। तो ये क्या था, स्टेटमेंट, दिस इज मैंडेटरी इन नेचर, कंप्लायंस आपको देखना होता है, कंपनी और ऑडिटर के लिए दोनों के लिए आ सकती है। अब बात आती है गाइडेंस नोट की। गाइडेंस नोट इज designed to provide guidance to member on matters which may arise in the course of their professional work and on which they may desire assistance. They may desire assistance. Compliance is recommendatory in nature. ये डिफरेंस भी आ सकता है 2 नंबर में, करेक्ट इनकरेक्ट में आपके एग्जाम में। in nature, however few guidance note in case of which the council has specially stated that they should be considered as mandatory on member while discharging their attached functions, duty of member of ICAI auditor to comply with those guidance note। एक बात बताओ, कोई गाइडेंस नोट ICAI इशू करता है, उसके सामने कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो ऑप्शनल है। अगर किसी गाइडेंस नोट के सामने ICAI बकायदा लिख देता है कि ये मैंडेटरी है, तो क्या तब भी हम उसे ऑप्शनल बोलेंगे क्या? नहीं सर, जब स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये मैंडेटरी है तो फिर मैंडेटरी माना जाएगा, फिर तो कंप्लाई करना ही करना है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखिएगा, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग मैटर्स, एग्जामाइन वेदर द, ये सेम है, ऊपर जैसे 2 मैटर थे ना, एक अकाउंट के लिए और एक ऑडिटिंग के लिए। अकाउंट के लिए मतलब कंपनी के लिए गाइडेंस नोट आया है, ऑडिट मतलब ऑडिटर के लिए गाइडेंस नोट आया है। तो क्या कहता है, एग्जामाइन वेदर द रिकमेंडेशन इन गाइडेंस नोट रिलेटिंग टू एन अकाउंटिंग मैटर हैव बीन फॉलोड। ये सेम लैंग्वेज रहेगा ऊपर वाला और नीचे वाला, बस स्टेटमेंट की जगह वर्ड हो जाएगा गाइडेंस नोट। If same have not been followed, consider whether keeping in view the circumstances of the case, a disclosure in his report is necessary or not। यहाँ पे मैं डिस्क्लोजर डालूंगा, क्यों? हो सकता है ऑप्शनल हो और ना फॉलो किया हो। ऑडिटिंग, follow recommendation in a guidance note except where he is satisfied that in the circumstances of the case it may not be necessary। अब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि गाइडेंस नोट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। गाइडेंस नोट ऑन GST आप लिख लो, ये सब तो हट चुका है। डेप्रिसिएशन आप लिख सकते हो गाइडेंस नोट पे, मतलब सेम चीज पे आपका स्टेटमेंट भी आ सकता है। गाइडेंस नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर भी ICAI ने निकाल रखा है, वो भी हमें फॉलो करना पड़ता है। बात समझ आया?
कितने स्टूडेंट को लॉग आउट का इशू आ रहा है ऑटोमेटिक, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा। और अंजलि मैं आपको बता दूं, कोई बात नहीं बेटा, आप बैकअप से देख लीजिएगा। अभी हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया है, दो कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ। ऑडिटिंग वर्सेस बिहेवियरल साइंस, और एक कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया अभी कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट। और अगर आपको देखनी हो आपका कितने मिनट का लेक्चर आपका स्किप हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। तकरीबन क्लास स्टार्ट हुई है और अब तक हमने 27 मिनट का लेक्चर कवर किया है। तो आप स्टार्टिंग के 27 मिनट आज वाले लेक्चर की दोपहर में देख लेना, दोपहर तक आपके ड्राइव पे आ जाएगा और आपको लिंक भी मिल जाएगा। एक बार जरा बताओ सभी स्टूडेंट किस किस का हो रहा है ये लॉग आउट। ये तो क्योंकि बड़ी दिक्कत है यार, अगर लॉग आउट होएगा तो आप कैसे मैनेज करोगे। सर ऑटो लॉग आउट मैं लिख रहा हूँ, एक बार बच्चों के नाम लिख रहा हूँ ताकि टेक्निकल टीम आपके साथ कनेक्ट भी करे। जितने भी बच्चों का ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहा है प्लीज जरूर बताइएगा, और किसका नहीं हो रहा है वो भी बताना कि सर मेरा नहीं हो रहा है, वो भी लिखना। रीतम का एक बार हुआ है, पीयूष तिवारी कल था आज नहीं हुआ टिल नाउ। पीयूष का भी, हाँ पीयूष का नहीं हुआ मतलब ठीक है। अमन कितनी बार हुआ है आपका, अमन कितनी बार हुआ है। रीतम का एक बार हुआ है, ये भी बताओ ना कितनी बार इशू आ रहा है। पीयूष का नहीं हुआ सर, मेरा बार बार लॉग आउट हो रहा है। प्रियांशा का हो रहा है। शुभ मिश्रा का नहीं हो रहा सर, कल का बैकअप नहीं आया है, वो आ जाएगा यार, कल तो रात हो गई थी ना क्लास में। आज नहीं हुआ, नईम का आज नहीं हुआ। मेरा भी हो रहा है लॉग आउट, मधु। अच्छा मेरा नहीं हो रहा, आज तो नहीं हुआ, मेरा नहीं हो रहा। याकूब अली का सर कल वाली क्लास का बैकअप आज आ जाएगा बेटा, नहीं हो रहा। तने का सर मेरा नहीं हुआ। मोस्टली मेरे को एक बार प्रॉब्लम आया है, एक बार सर मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इतना सिंगल नहीं हुआ, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी, एक बार हुआ उसके बाद नहीं हुआ। मतलब बेसिकली देखा जाए 3-4 स्टूडेंट को हो रहा है, 3 से 4 स्टूडेंट को इश्यूज आ रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है। सर अभी नहीं हो रहा है पर स्टार्टिंग में हो रहा था, इसलिए आपने जो कराया था वो मिस हो गया, आगे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा स्टार्टिंग में और एंडिंग में होता है 5-6 टाइम। अंजलि, अंजलि ठीक है बेटा, मैंने आपके नाम लिख लिए हैं, टेक्निकल टीम आपसे बात करेगी, देखेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ नहीं हो रहा, आपके साथ हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक भी हो सकता है कि भाई सिस्टम में कोई बग हो, वो ठीक करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे भी लिख रहे हो, नहीं नहीं अभी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करवाया। ये भी एक चैट में ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सअप चैट भी हमारी ओपन है ताकि मैं आपके कमेंट यहाँ भी देखता रहूँ। तो अब ये मानते चलो कि वहाँ पे जो डिले है ना 10 सेकंड का, वो यहाँ खत्म हो जाएगा। कोई बच्चा एक बार हाई लिखे, मैं भी बोलता हूँ अंजलि बेटा एक बार हाई लिखो, मैं देखना चाहूँगा कितना बग है अपना यहाँ पे, कितनी देर का डिले है। फटाफट से हाई लिखो एक बार अंजलि व्हाट्सएप पे। चलो जी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चैट सेक्शन को अभी इग्नोर कर दो आप लोग, कुछ बच्चे बोल रहे हैं चैट सेक्शन को ज्यादा यूज करने पे शायद हो रहा है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट यार हमारा। स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट समझ आया, सभी बताएंगे। स्टेटमेंट वर्सेस गाइडेंस नोट आप लोगों को समझ आया। हाय मैं यहां लिखने के लिए बोल रहा था, चैट पे नहीं, व्हाट्सएप पे बोल रहा था। हेलो, तो एक काम करते हैं, लेक्चर आप अपना लैपटॉप पे देखते रहिएगा कंटिन्यू। हाय वाई जो लिखना हो वो आप अपना व्हाट्सएप पे बता देना, क्योंकि लाइव चैट आ जाएगी फिर अपना डिले खत्म हो जाएगा। तो मैं ये जो चैट ऑप्शन है ये बंद कर दूं क्या मेरे यहाँ पे, चलो साइड में लगा देते हैं इसको। अब हमारे देखो 220 बचा है, क्वालिटी की बात करता है, 210 बचा है,
एग्रीमेंट, सबसे पहले एक इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट निपटा देते हैं। लो जी, एक कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं बीच में, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो ऑडिट कर रहा है उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा? सोच कर बताइएगा। क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट कर रहा है उसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा सर। कैसी बातें करते हो आप? अगर हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो हमें इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम जो ओपिनियन देंगे वो बाइसनेस में जा सकती है, या उस ओपिनियन को कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भी उसे रिलाय नहीं करेगा अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा तो। इसका मतलब ये है कि आपने जो इंडिपेंडेंस आपके माइंड में आता है वो क्या आता है कि भाई मेरे पास किसी कंपनी के शेयर नहीं होने चाहिए, मैं अपने किसी रिलेटिव का ऑडिट नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है ना। लेकिन आप एक बात बताइएगा, सोचकर, आराम से सोचकर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट कौन है, मैं कब इंडिपेंडेंट कहलाऊंगा? आप एक बात बताइएगा, क्या इसको कमेंट में करके बताना है आपको, चाहे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा अगर वहां पे डिले चल रहा है तो। आप एक बात सोचकर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना पॉसिबल है? मतलब एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट को डिफाइन करना पॉसिबल है कि भाई आप शेयर मत खरीदो, आप किसी कंपनी में पैसा मत लगाओ, आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए वहां पे। क्या मैं अगर कोई 15 चीजें लिख दूं तो आप, और वो 15 चीजें में मेरे ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या आप कह दोगे इंडिपेंडेंट हूं मैं? क्या आपको लगता है कि एक ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना पॉसिबल है किताब के अंदर, या कहीं भी किसी लैंग्वेज में डिफाइन करना, किसी कानून में डिफाइन करना कि आप इंडिपेंडेंट? सर कंपनीज एक्ट में तो डिफाइन किया हुआ है कि आप इंडिपेंडेंट हो। कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन क्या आपको बाकी चीजें नहीं देखनी होंगी? बताइएगा। कभी भी पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। साहिल बोल रहे हैं, तनय बोल रहे हैं, रिद्धि बोल रही है, शुभ बोल रहे हैं, अजीत, सक्षम, सभी स्टूडेंट कह रहे हैं सर नहीं पॉसिबल नहीं है, पूजा भी नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन, यार आपकी अच्छाई और बुराई, मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप है ना ये 25 काम कर लो, आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको अच्छा बनना है तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा अपने दिल से और अपने दिमाग से। अगर आप दिल और दिमाग दोनों से अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। वो 25 चीजें करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से कहा जाता है, एक सेकेंड, मैं यहां से क्या देख रहा हूं, दो बहनें लड़ रही हैं जबरदस्त। ये लेके क्यों नहीं? इंडिपेंडेंस को मैं इनको छोड़ के आता हूँ क्योंकि मेरा ध्यान उधर जा रहा है, और वो दोनों लड़ रही है, एक 1.5 साल की, एक 4 साल की है। मैं बोलता हूँ किसी को लेके जाए उनको, फिर मैं ये इंडिपेंडेंस पे आप बात करते हैं अपन। तुम भी लड़ते हो क्या अपने भाइयों बहनों के साथ ऐसे? जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, ऐसे बाल पकड़ पकड़ के। उनको पता नहीं था अंदर पापा बैठे हैं स्टूडियो में। सुनो जी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को डिफाइन करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है तो आपको जो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा वो अपने माइंड से और एक अपने अपीयरेंस से, कि कोई आपको देखे तो ये ना कहे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। जैसे बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा गया है कि अगर आप कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हो, कंपनी में अगर आप पैसा नहीं लगाते हो, तो आप इंडिपेंडेंट कहलाओगे। मैं बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन मान लो मैं शेयर नहीं खरीदता, मैं अपने किसी दोस्त को फोन कर देता हूँ, यार आप एक काम करो, मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ और आप इसके 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लो, आप अपने पैसे से खरीद लो, बाद में प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपसे ले लूंगा। अब आप एक बात बताओ, क्या उसने कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया? हाँ जी कर दिया। उसने डायरेक्टली कोई शेयर नहीं खरीदे, लेकिन उसने उसको ब्रेक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं था भाई, उसने फ्रॉड करना ही करना था, उसने फ्रॉड कर लिया।
तो इसका मतलब आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, एक एग्जांपल तो ये हो गया कि आप माइंड से फ्री नहीं थे इसलिए आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। दूसरा सुनिएगा, दूसरा ये है कि आपको अपने अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 4 ऑडिटर बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, फ्राइडे नाइट का माहौल है, 4 अपना डिस्कशन कर रहे हैं और क्लाइंट का डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई रिलायंस का ऑडिट चल रहा है, रिलायंस पे तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। साइड वाली टेबल पे आप बैठे हुए हो, आपके कान खड़े हो जाते हैं, यार ये तो ऑडिटर साहब हैं और अंदर की बातें कर रहे हैं, और आप कुछ वहां पे की डिस्कशन कर रहे हो जिसको वहां के लोग सुन रहे हैं। एक तो अब आप बताओ कि आप इंडिपेंडेंट हो? यार लोग कहेंगे यार इनका तो इंडिपेंडेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मतलब आप अपीयरेंस में इंडिपेंडेंट नहीं हो। एक एग्जांपल ये, इसी का ही दूसरा एग्जांपल, आप कंपनी के अंदर जिस तरह से बिहेव कर रहे हो चीजों को लेकर, उनको लग रहा है कि आप लालची हो। आप किसी एक बंदे के पास जाते हो, आप कहते हो भैया मेरे को ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं है तो पार्टी करवा दो, आज तो पार्टी करवा दो, नहीं है तो अच्छा ये चीज नहीं मिल रही, आपके एक अकाउंट वाउचर नहीं मिल रहा, चलो 2 दिन के लिए हम घूमने चले जाते हैं, हम गाड़ी अरेंज करवा दो। तो आपकी जो हरकतें हैं ना, वो हरकतें आपकी इंडिपेंडेंस वाली नहीं है। तो बात समझ आया? इंडिपेंडेंस को कभी भी डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इंडिपेंडेंस आपको रहना है हमेशा माइंड से और अपीयरेंस से। क्या समझ आया क्या? इतना क्या समझ आया क्या? हाँ जी सर समझ आ गया। अब पढ़िएगा, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंट को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। देखिएगा बेटा, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइजली इज नॉट पॉसिबल। जो याद करना है वो बता दूंगा, ये सब नॉर्मल याद करना है। क्या कहता है? टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइसली इज नॉट पॉसिबल सिंस इंडिपेंडेंस इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर। ठीक है ना, इज ए स्टेट ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस नोट ऑफ द आईसीआई, आईसीआई ने एक गाइडेंस नोट निकाल रखा है इंडिपेंडेंस के ऊपर, independence of auditor, independence implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him। सर ये तो हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी ये लाइन। हाँ वो सेम है, वहां पे भी गाइडेंस नोट से ली गई है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ना ही आपको दूसरे के विशेष के हिसाब से या दूसरों के डायरेक्शन के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो बोला जाता है कि हाँ भाई आप इंडिपेंडेंट हो। आगे चलिएगा, उसके बाद क्या कहता है? It stipulates that the independence is a condition of mind and personal character and should not be confused with the visible standard of independence। कह रहा है जो इंडिपेंडेंस है वो माइंड से और पर्सनल कैरेक्टर से होता है। आपको जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं ना, उनके साथ, विजिबल जो लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसिक बातें थी, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिक था ये। ठीक है जी। अब आता है इंडिपेंडेंस क्या है। इंडिपेंडेंस इज, ये आपको याद करना है, ए और बी पॉइंट, सिर्फ ए और बी पॉइंट, लर्न दिस, बाकी सब रीड करना है, याद करना है। मैं जहां लिखवा रहा हूं याद करना है, इसका मतलब वो एज इट इज थोड़ा याद करने की कोशिश करना, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, देखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, the state of mind that permit the provision of an opinion without being affected by influence, allowing an individual to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism। ये 3 वर्ड में यहां लिख रहा हूं। क्या कहता है? आपको अलाउ करता है काम करने के लिए, अलाउ करता है कैसे कैसे काम करने के लिए? इंटीग्रिटी के साथ, आप भी लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ, और आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को भी फॉलो करते हैं। तो क्या कहता है? आपको इंडिपेंडेंस माइंड से रहना है। तो क्या बोलता है? द स्टेट ऑफ माइंड, आपका ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जो परमिट करे आपको क्या, कि आप एक ओपिनियन दे सकें। द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन, आपको एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए जो आपको परमिट करे टू गिव एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड
बाय एनी इन्फ्लुएंस, किसी भी इन्फ्लुएंस से आपको नहीं इफेक्ट होना है। द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट ए प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एन इन्फ्लुएंस। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अलाउ एन इंडिविजुअल मतलब अलाउ एन ऑडिटर टू एक्ट करना है। इंडिपेंडेंस देखो ऑडिटर के लिए भी हो सकता है, बाकी लोगों के लिए भी हो सकता है, इसलिए वर्ड यहाँ क्या लिख रहा है, इंडिविजुअल। ठीक है, अलाउ एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद, आप अपना काम कर पाएंगे, टू फॉलो बाय फॉलोइंग इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। क्या समझ आया? यस और नो में आप मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। फटाफट से बताइए क्या आपको समझ आया क्या, यस और नो। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक ऐसा माइंड जो आपको एक अलाउ करे ओपिनियन देना विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय अदर्स। अगर ऐसा होता है तो आप काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। रीतम को समझ आ गया, आशीष शांडिल्य को समझ आ गया, अर्श को समझ आ गया, नईम खान को आ गया जी, रिद्धि को आ गया, सभी बच्चों को समझ आ गया। तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड था ये। अब आता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया भाई, आप ऐसी कोई हरकतें मत करो जिससे दूसरे वाले को लगे कि तुम लोग अपना काम नहीं कर रहे, इंटीग्रिटी को फॉलो करते हुए, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हुए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हुए। सर इंटीग्रिटी का मतलब क्या लिखें भाई, अभी ईमानदार, ऑनेस्ट लिख लो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इंडिपेंडेंट लिख लो। ठीक है, आप अपना काम अपने हिसाब से करो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड, अभी के लिए बेसिक इतना, जिन बच्चों को नहीं पता था हम ऐसे 200 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, आपको अपनी हरकतों को अवॉइड करना है, ऐसी हरकतों को जिससे कोई सामने वाला ये बोल दे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। देखो क्या कहता है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। क्या कहता है, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। समझ आ रहा है, the avoidance of facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude, वो conclude कर देगा क्या, कि ऑडिटर साहब का इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या कहता है, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस that are so significant that a third party would reasonably conclude that the auditor's integrity, objectivity and professional skepticism have been compromised। क्या समझ आया क्या, फटाफट से बताइए yes और no। समझ आया क्या, फटाफट से बताइए yes और no। तो इंडिपेंडेंस आपको माइंड से भी रहना है, आपको अपीयरेंस में भी इंडिपेंडेंस रहना है, तभी आप अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट, सिर्फ फैक्चुअल इंडिपेंडेंस नहीं दिखना चाहिए, ऑल्सो इट शुड बी अपीयर एट ऑल रीजनेबल पर्सन, ये सभी को लगना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो। देखिए क्या कहता है, द ऑडिटर हैज टू कंडक्ट, दीपा अग्रवाल यस सर, द ऑडिटर हैज टू कंडक्ट, वैभव यस, साहिल यस, सक्षम यस। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है अब आगे, यस सर, अजीत यस। देखिएगा, the auditor has to conduct himself in such a way that no reasonable person can doubt his objectivity, integrity. In fact, the word independent as a prefix in audit proposition in itself enshrine the concept of independence of an auditor and it is thus considered fundamental concept in the theory of auditing। कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वर्ड है जब ऑडिट के साथ जुड़ जाता है, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है और हमारे काम को इंश्राइन करता है, हमारे काम की वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये पॉइंट बेसिक पॉइंट है कि आपको इंडिपेंडेंट हमेशा रहना ही रहना है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द क्लाइंट शुड बी सच दैट फर्स्टली he himself is satisfied about his client and thus it is understood by others that the independence of auditor is not affected। जब भी आप कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद को अच्छे से चेक कीजिएगा कि मैं उस क्लाइंट के साथ इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं। आप अच्छे से चेक करिए,
फिर उस क्लाइंट को आप एक्सेप्ट करिए कि हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये क्लाइंट कर सकता हूँ। तो ये दो लाइनें आपको दो लाइनें याद करनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। बाकी आपको जनरल रीड करना है। देखिए सबसे पहले क्या बताया, इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू गाइडेंस नोट, एक ऐसा बंदा या एक ऐसा माइंड जिसमें आप कोई भी काम दूसरों के हिसाब से नहीं करते, ये आईसीआई का गाइडेंस नोट बोलता था। फिर इसने बताया आपको इंडिपेंडेंस माइंड से रहना है, अपीयरेंस में रहना है। अब कहता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर भी इंडिपेंडेंस को बताया गया है, वो हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, बेसिक आप यहाँ डिस्कस कर सकते हो। क्या कहता है देखिएगा, मैं फोन को थोड़ी देर साइड में रख रहा हूँ, देखिए क्या कहता है। लॉ ऑल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू इंश्योर ऑडिटर इंडिपेंडेंस, लॉ भी आपके इंडिपेंडेंस को डिफाइन करता है। द कंपनीज एक्ट 2013 contains स्पेसिफिक प्रोविजन टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, कंपनीज एक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक बातें दी गई है। क्या कहता है, द राइट टू एक्सेस गिवन टू द ऑडिटर टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। भैया एक कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, राइट्स ऑफ द ऑडिटर। ये राइट का मतलब क्या है, ये राइट इसीलिए दिए गए हैं ताकि ऑडिटर क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे। अगर ये राइट नहीं देंगे ना तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। जैसे एक राइट है कि कंपनी का जो ऑडिटर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, तो उसके पास एक पावर आ गई ना कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर को देख सकता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ तभी तो ले सकता हूँ, या मेरे को मेरे काम को एक पावर मिलती है। आगे क्या बोलता है, प्रोविजन डिस्क्वालिफाइंग सर्टेन पर्सन एक्ट एज एन ऑडिटर, कंपनी एक्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि कौन कौन लोग कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। तीसरा, प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रिमूवल टू एक्सेट्रा इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ एन ऑडिटर, कंपनीज एक्ट के अंदर ये भी बताया है कि कौन कब कब किसके कौन किसका अपॉइंटमेंट करेगा, कैसे कैसे हम किसी ऑडिटर को निकाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को बताते हैं। तो ये जो पॉइंट था ये किसकी बात करता है, कंपनीज एक्ट की। दूसरा कहता है कि हमारे बेटा सीए फाइनल में एक चैप्टर आएगा प्रोफेशनल एथिक्स, या आप ये समझ लीजिए सीए एक्ट 1949, वो भी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करता है। वो क्या कहता है, वेरियस प्रोविजन इन दिस शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ऑन मिसकंडक्ट आर आल्सो एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर एंड टू कीप द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। जब आप प्रोफेशनल एथिक्स, एक चैप्टर है सीए फाइनल के अंदर, वो पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि अगर एक सीए है, अगर वो प्रैक्टिस में है तो वो क्या क्या कर सकता है, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो वो क्या क्या कर सकता है, अगर उनके अलावा कुछ भी करता है तो आपको क्या माना जाएगा, गिल्टी माना जाएगा और आपको पनिशमेंट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। इसका मतलब जब इस तरह के प्रोविजन सीए एक्ट में भी हैं तो वो किस लिए हैं, ताकि आप लोग अपना काम सही तरीके से करें, इंडिपेंडेंटली करें। तो इंडिपेंडेंटली को कहाँ कहाँ डिफाइन किया जा रहा, देखो मेरे साथ। सर इंडिपेंडेंट को गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई में डिफाइन किया, फिर एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस पढ़ा, फिर हमने देखा कंपनीज एक्ट के अंदर भी इंडिपेंडेंस की बात हुई, फिर हमने देखा प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर भी बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए हैं जस्ट टू मेक श्योर इंडिपेंडेंस। क्या इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी चीज है सर? हाँ जी, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो भैया मैं जो साइन कर रहा हूं ना, उस साइन की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई उस साइन पे ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर किसी को ये पता चल जाए कि भैया मैं जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ ना वो मेरे रिश्तेदार की कंपनी है, या जो मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ उसमें मेरे खुद के पैसे लगे हुए हैं, या जो कंपनी का ऑडिट मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी वाइफ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर है, तो जिसके पास भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे जिसपे मैंने साइन कर रखा है ना, सब कहेंगे भैया रिलाय मत करो, ये बाइसनेस वाले साइन है, ये इंडिपेंडेंट वाले साइन नहीं है। आप बताओ कोई उसे ट्रस्ट करेगा क्या? चैट पे बताना यार, मोबाइल में मैं थोड़ा ज़्यादा डाइवर्ट होता हूँ, मोबाइल पे क्या है वो बार बार दूसरे मैसेजेस भी आ रहे हैं नेट बंद करने के बाद, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, या तो आपकी चैट के लिए मैं कुछ देखूंगा। तो यही बताओ, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करवाया है, अब एक मेन कंसेप्ट इंडिपेंडेंस में ही हम आगे करने वाले हैं। देखिएगा क्या जो इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंस मुझे इंश्योर करना पड़ेगा, ये मुझे इंश्योर करना पड़ेगा जब भी मैं कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करूंगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा? करना पड़ेगा। सर जब भी आप कोई नया काम करें आप देख लें क्या आप इंडिपेंडेंट है या नहीं, अगर आप हैं तो ही वो काम करना, अदरवाइज मत करना। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट होना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। तो आपने क्या कहा कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूं तो ही मैं ये क्लाइंट करूंगा, अदरवाइज नहीं।
आप एक बात बताइएगा, क्या आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या कब मैं आपको बोलूंगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट? सर इसके कुछ थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मतलब इस पे कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे हम बोलेंगे कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, जैसे कि यहां पे दिए गए हैं कंसेप्ट आपका थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। कब कब मैं बोलूंगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं? देखिए, ये आपके 5 तरह के थ्रेट दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले पांचों यहां समझ लो। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कब ये बोला जाएगा कि आप इंडिपेंडेंट नहीं है या आपके इंडिपेंडेंट के ऊपर कोई थ्रेट है? नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या है बेटा? नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसका मतलब मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, जैसे कि मैंने कोई कंपनी में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी को मैंने लोन दे रखा है, कंपनी में मैंने कोई पैसा लगा रखा है इनडायरेक्टली, तो मेरा खुद का इंटरेस्ट है। तो क्या आप बताइए, आपको लगता है मैं उस कंपनी का ऑडिट करवा पाऊंगा? अगर मुझे लॉस बुक करवाना है तो क्या मैं बुक करवा पाऊंगा? नहीं सर। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो बहुत ही आसान था सब बच्चों को समझने के लिए। दूसरा आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आपको देखिए शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा, फास्ट ट्रैक क्लासेस लिए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब है कि मान लीजिए मैं हूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मैं सीए कपिल गोयल, सीए राम, सीए राम सीए बने और उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया कहां पे, रिलायंस में, ठीक है जी। और मेरा जो जॉब का पीरियड था ना, जो मैंने किया था, मान लो मैं सीए बना मई अटेम्प्ट में, तो मैंने जून में यहाँ पे ज्वाइन किया, लेकिन सितंबर में मैंने छोड़ भी दिया, सितंबर 2022 में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहा था फिक्स एसेट्स के एरिया में। फिर मैंने क्या किया, इस जॉब को छोड़कर मैं चला गया कहां पर, बताओ कहां पर? मैं चला गया भैया केपीएमजी में, ज्वाइन कर लिया मैंने यहां पे एज एन ऑडिटर, एज एन सीनियर इन ऑडिट प्रोफाइल। रिलायंस जो है वो केपीएमजी का क्लाइंट है। ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हुआ कब हुआ सर? मार्च 2023 में। अब यहां पे जो राम था वो वापस रिलायंस में आता है, केम बैक एज एन ऑडिटर, और वहां पे वो एक एरिया ऑडिट करता है किसका, फिक्स एसेट्स का। और वो देखता है इस फिक्स एसेट्स के अंदर तो एरर हैं, और वो एरर कब की है, जून टू सितंबर की, जो कि बेसिकली राम ने ही की थी, डन बाय राम। एक बात बताइएगा, इस केस में आपको लगता है राम उन गलतियों को सीनियर मैनेजमेंट के पास लेके जाएगा, या वो कहेगा देखो मैं क्या रायता फैला के गया था आपके यहाँ पे, बताइएगा? या वो कोशिश करेगा कि अगर मैंने ही गलती की थी और मैंने ही पकड़ ली तो भैया इन चीज़ों को ना इग्नोर करो, निकालो, अगले साल से देखेंगे भैया, अदरवाइज अपनी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ या ना? मतलब कोई काम पहले अर्लियर डन बाय समवन एंड वही काम उसको रिव्यू करने के लिए मिल जाए। पहले मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, मैंने कोई डिसीजन ले लिए, अब मैं वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी फर्म को ज्वाइन कर लेता हूँ, ऑडिटर बन जाता हूँ और वहाँ आके उसी चीज़ का ऑडिट करता हूँ, तो बताइए क्या मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करूँगा क्या? सर बिल्कुल करोगे। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, सेल्फ रिव्यू हो गया, मैंने ही किया था और अब मैं ही घूम फिर के उसका ऑडिट कर रहा हूँ, तो ये रिव्यू इंडिपेंडेंटली नहीं हो पाएगा। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप खुद का रिव्यू खुद कभी भी नहीं कर सकते, खुद का रिव्यू खुद करोगे तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट आप बाइसनेस में रहोगे कि यार ये रायता तो मैंने ही फैलाया था, नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट समझ आया आपको। उसके बाद आता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट को मैं अभी होल्ड पे डाल रहा हूं, अगला पढ़ते हैं फैमिलियरिटी थ्रेट। देखिए नाम में ही क्या है, फैमिली, नाम में ही क्या है, फैमिली। जब आप वहां पे रिश्ते बनाते हो, फैमिली क्रिएट करते हो, तो आपका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाता है। जैसे सर, जैसे मान लो संचित जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे चले गए काम करने, वहां पे इनको कोई, संचित गर्लफ्रेंड का नाम क्या है बेटा, वहां पे इनको कोई मिल गई, इन्होंने रिश्ता बना लिया, अंगूठी वंगूठी नहीं पहनाई, रिश्ता बना लिया।
अब अगले साल भी संचित जा रहा है ऑडिट करने के लिए। अब वो जो बैठी है ना वहाँ पे फिक्स एसेट्स में, वो कहती है सुनो ना जी, वो कहता है सुनाओ ना जी, आज चलो छुट्टी पे चलते हैं, तुम बोल देना काम। वो कहेगा चलो एक काम करो आज छुट्टी पे चलते हैं। तो तुम बताओ संचित क्या ऑडिट करेगा क्या? उसने वहां रिश्ता बना लिया, वो घंटा ऑडिट करेगा, वो ऑडिट कुछ और ही कर रहा है। बताओ करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं बेटा, मेकर चेकर इज डिफरेंट। तो आपने फैमिली बना ली भाई, आपने रिश्ते बना लिए, जो कि बहुत होता है ऑडिट में। इसीलिए कहते हैं ऑडिट टीम को हर साल चेंज कर देना चाहिए। क्यों? पता चलता है अगले साल वो वहीं के लोगों के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं के घरों में पाए जाते हैं प्राणी वो। तो ऐसा भैया फैमिली थ्रेट आप बनाओगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं कहलाओगे। उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। धमकी, हाँ धमकी। आपको डराया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ऑडिटर साहब अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन कंपनी कहती है भाई साहब ऑडिटर आप इस बार कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे। वो कहता है नहीं सर मैं तो भेजूंगा। भाई भेज, अगली बार कहाँ से आएगा देखेंगे हम भी, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगली बार तुझे नहीं रखेंगे, हम किसी और ऑडिटर को हायर कर लेंगे। मतलब, और आपको पता है यार मेरा तो मेजर खर्चा ही नहीं की वजह से चल रहा है, मेजर फीस यही लोग देते हैं। तो आपको धमकी दी जाती है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको चेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर आप उस धमकी में आ जाते हैं तो भी फिर आपके लिए एक थ्रेट है। सर लाइव के लिए शुड वी कंसिडर डिस्कॉर्ड सर्वर? यार ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, व्हाट इज दिस डिस्कॉर्ड सर्वर? मैं आपसे भरत सेपरेटली बात कर लूंगा। अगर कोई एक ऐसा चैट बॉक्स होता है तो हम अलग से वो चैट बॉक्स भी ओपन कर लेंगे, और क्या। अगर कोई बिल्कुल लाइव चैट बॉक्स होता है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है जी। या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, अपने व्हाट्सएप को वेब सर्वर पे लॉगिन कर लेता हूं और वो सामने ले आता हूं, ये वाली चैट हटा देता हूं, करके देखें, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो समझ आया इंटिमिडेशन थ्रेट? एक काम करेंगे, जब ये क्लास आज की खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि ऑनलाइन डाउनलोड वाले बच्चों का टाइम नहीं खराब करना चाहता मैं, तो उनकी क्लास को बंद करके फिर हम 5-10 मिनट आज ये लाइव चैट वाला रिसर्च करेंगे, ठीक है। यही करिए, पीयूष कह रहे हैं यही कर लीजिए, ठीक है ना, यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो नाम में ही क्या आ रहा है, एडवोकेसी। एडवोकेसी से आपको एक एडवोकेट वाली फीलिंग आ रही है ना, वकीलगिरी वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ जी सर आ रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ऑडिटर क्या है ना, एक ऑडिटर अपने किसी ओपिनियन को प्रमोट करता है, अपने किसी ओपिनियन को या डिसीजन को भी बोल सकते हो आप, अपने किसी डिसीजन को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल बताओ सर। एग्जाम्पल बेटा ये कि मैं हूं सीए कपिल गोयल और मेरे हो आप दोस्त अमन बंका जी, तनय, पीयूष, सक्षम, ये मेरे चड्डी बड्डी यार हैं, चारों मेरे चड्डी बड्डी यार हैं। हम लोग रात को बैठे हुए हैं और एक एक पैक लगा रहे हैं, ठीक है, मैं लगा ही लेता हूं। पैक डाउन भैया। अब तनय कहता है, अमन कहता है, रिद्धि कहती है, साहिल कहता है, भरत कहता है, कपिल, मेरी आंखें लाल हो चुकी है देखो पानी से ही, कपिल हाँ रिलायंस का ऑडिट कर रहा है यार, कोई तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन दो। मैंने कहा एक काम करो, तुम कंपनी के शेयर खरीद लो, नशे में हूं पूरा, कंपनी के शेयर खरीद लो। मतलब मैंने क्या किया, अपने एक डिसीजन को प्रमोट किया अपने दोस्तों के बीच में। पक्की बात है पक्की बात है, वो सब पूछते हैं, मैंने कहा पक्की बात है खरीद लो। उन्होंने शेयर खरीद लिए, उन्होंने शेयर खरीद लिए। क्या मैं इंडिपेंडेंस हर्ट हुआ? हाँ जी हुआ। इस इंडिपेंडेंस को बोलेंगे एडवोकेसी थ्रेट। कैसे? अब जैसे ही मैं कंपनी में, अब ये इन्होंने सबने, अब मेरी उतर चुकी है, नाउ आई एम वेरी एक्टिव। अब ये मेरे पास आते हैं कि कपिल भाई थैंक यू, आपने कहा था शेयर खरीद लो, मैंने अपना घर बेच के शेयर खरीद लिया। एक कहेगा मैंने अपनी बीवी, नहीं, एक कहेगा मैंने अपनी बीवी के सारे जेवर बेच के शेयर खरीद लिए, एक कहेगा मैंने ये करके शेयर खरीद लिया, लेकिन मैंने सारा शेयर खरीद लिया। आप कहोगे भाई ये कब हुआ? भाई तूने ही तो कल पूरा पैक डाउन करके बताया था। आप बोलोगे ना अच्छा मैंने बताया था क्या ऐसा? अच्छा ठीक है भाई बताया होगा। तो फिर अब मैं ऑडिट करने जाता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मुझे पता चलता है कि कंपनी के अंदर भारी नुकसान हुआ है और मुझे कंपनी का प्रोविजन बनवाना है।
आप बताइएगा, जरा सोच कर बताइएगा, क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंपनी का प्रोविजन बनवाएंगे या अपने दोस्तों को बचाएंगे? सोच कर बताइएगा, सोच कर बताइएगा जरा। आपने अपना कोई फायदा नहीं किया, आपने सिर्फ एक पोजीशन को प्रमोट कर दिया था, आपने एक पोजीशन को प्रमोट कर दिया था। अब आप कंपनी का लॉस बुक करवाएंगे या अपने दोस्तों के बीवी के जेवर बचाएंगे? जरा फटाफट से बताओ एक एग्जांपल जहां पे आप अपना कोई डिसीजन प्रमोट कर देते हैं और उस डिसीजन की वजह से अब आप सही काम नहीं कर पाओगे, आपका इंडिपेंडेंस हर्ट होगा। अगला एग्जांपल, कंपनी के पास एक नोटिस आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि भैया आपने सही तरीके से मान लो एक्सपेंस क्लेम नहीं किए। कंपनी आपको बोलती है कि सीए साहब कपिल गोयल जी, हमारे पास इनकम टैक्स से ये एक लेटर आया है, जरा इसका रिप्लाई कर दो या जाके मिल लो एओ साहब से। आप जाते हो एओ से मिलने और एओ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं सक्षम चिराग बैठा हुआ है। मान लीजिए चिराग एओ की कुर्सी पे बैठा हुआ है। चिराग कहता है अरे कपिल, मेरा बचपन का यार वहां पे एओ की कुर्सी पे बैठा हुआ है। वो आता है, अरे कपिल यार तू कैसे? मैंने कहा तू रिलायंस पे साले तूने नोटिस भेजा है इनकम टैक्स का। वो कहता है हाँ यार, उन्होंने कुछ खर्चे गलत क्लेम किया। अरे कैसी बातें करता है यार, मैं हूं वहां का ऑडिटर, कैसे कंपनी ने गलत खर्चे क्लेम किया? सब कुछ बढ़िया है। वो कहता है चल ठीक है, एक काम करता हूं, तू बोल रहा है तो मान लेता हूं। क्या कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? एक काम करता हूं, तू बोल रहा है तो मान लेता हूं। आपकी बात मान ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और जब आप बाद में ऑडिट करने जाते हो तो आपने देखा कि हे भगवान, यहां तो सचमुच ही गलत किया हुआ था। अब आप बताओ क्या आप सही करोगे क्या? अब आप बताओ आप सही करोगे क्या? आपने अपना कोई डिसीजन प्रमोट कर दिया था, उसकी वजह से अब आप जब ऑडिट करोगे तो उस चीज को सही नहीं करोगे, आपका इंडिपेंडेंस हर्ट होता है। तो इसका मतलब आप अपनी कोई पोजीशन को प्रमोट कर देते हैं, कोई डिसीजन को प्रमोट कर देते हैं, कोर्ट के अंदर जाके कंपनी के बारे में बोल देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि ये तो गलत था। समझ आया क्या? पांचों समझ आए? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिली थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। जल्दी बताइएगा। आपने इज्जत बचाना है। देखो फटाफट से रीड कर रहा हूं, हालांकि रीड आप सेल्फ भी कर सकते हैं, मैंने सारे एग्जांपल देके समझा दिए, लेकिन स्टिल एक बार फटाफट से रीड कर दिया जाएगा। देखो क्या कहता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इट मे अकर व्हेन ए प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रिवैल्यूएटेड बाय द प्रोफेशनल। प्रीवियस जजमेंट, आपने कोई पहले जजमेंट दी थी, उसको रिवैल्यूएट करना पड़ रहा है बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जजमेंट। Instances where such threat may arise, example देता है when an auditor having recently being a director or senior officer of the company and when auditor performs service that are themselves subject matter to audit। auditor कुछ काम कर रहा है जिसका audit खुद का होना है, तो हो सकता है, या फिर पहले आप क्या थे वहाँ पे, recently director या senior officer थे। ठीक है, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ गया? ये रहा सेल्फ इंटरेस्ट। इट मे अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट और ए रिलेटिव। एग्जांपल्स क्या क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ए क्लाइंट, लोन दे रखा है, अनड्यू डिपेंडेंस हो आप क्लाइंट की फीस के ऊपर, मतलब आपका घर उसी से चल रहा है, धमकी नहीं मिल रही यहाँ पे, वो फीस आपके लिए बहुत मटेरियल है। क्लोज बिजनेस रिलेशन है आपका, बिजनेस रिलेशन नहीं बिजनेस रिलेशन। आपको एम्प्लॉयमेंट नजर आ रहा है कि आज मैं यहाँ काम करूंगा, बाद में कल को मैं इसी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, मतलब आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है, पैसा नजर आ रहा है। फीस आपको कंटीजेंट फीस है ऑडिट एंगेजमेंट में, हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटीजेंट फीस चार्ज करना अलाउड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता था एडवोकेसी थ्रेट। ये जरा ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, इट मे अकर व्हेन ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रमोट, ये वर्ड आप याद रखना, प्रमोट ए पोजीशन और ओपिनियन, ये वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमोट ए पोजीशन और ओपिनियन टू द पॉइंट दैट सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिविटी में बी कॉम्प्रोमाइज, जो कि सब्जेक्ट बाद में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर्स डीलिंग विद शेयर और सिक्योरिटी ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम द क्लाइंट एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, वहां पे जाके आप कंपनी के बारे में बोल देते हो और बाद में क्या होती है, वो सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फैमिली थ्रेट, जब आप रिलेशन बनाते हो, आर सेल्फ एविडेंट, भैया प्यार करोगे छुपेगा नहीं, प्यार करोगे छुपेगा नहीं। तुम बोलोगे शी इज ओनली माई फ्रेंड, सबको पता होता है शी इज ओनली योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो वो छुपता नहीं है। एंड अकर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट, आप क्लाइंट इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हो, आप भूल जाते हो क्या सही है क्या गलत है, तू कहता है वो कहता है सब तुम ही सही हो बस। दिस अकर इन मैनी वेज, कब? जब क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग एज ए सीनियर पोजीशन, आपकी घरवाली वहाँ पे डायरेक्टर है, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म, अब वहाँ पे चले जाते हैं, पुराना पार्टनर वहाँ जाके डायरेक्टर बन गया,
लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स, लॉन्ग एसोसिएशन चल रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, वहाँ के लोग कहते हैं कि चलो आज हम आपको लेके जाएंगे मुंबई के ताज होटल, तो आप चले जाते। कंटीजेंट फीस, मतलब कंटीजेंट फीस का मतलब होता है बेटा, कहाँ है, कहाँ पढ़ा है, ये रहा, कि आपकी फीस जो है वो डिपेंड करेगी कंपनी के प्रॉफिट पे। एग्जांपल दे रहा हूँ एक, कि भाई जितना प्रॉफिट होगा ना उसका 3% हमारी ऑडिट फीस होगी, ठीक है, या जितना हम आपसे कोई काम करवाएंगे, जितना रिवेन्यू आएगा उसकी फीस 1% होगी। तो फीस जो है वो मेरी कंटीजेंट है, डिपेंड करती है किसी एक दूसरे फैक्टर के ऊपर। तो इस तरह से फीस लेना अलाउड नहीं होता हमारे इंडिया के अंदर। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे गलत है, लेकिन हमारी बुक जो है कॉपी पेस्ट है ना, इसलिए एग्जाम्पल भी गलत आ गए। लास्ट इज इंडिपेंडेंस इंटिमिडेशन थ्रेट, दैट इज धमकी, when which occur when auditor are deterred from acting objectivity। जब ऑडिटर को डेटर मतलब रोका जाता है, ऑडिटर को रोकना, ऑडिटर को रोका जाता है ऑब्जेक्टिवली मतलब इंडिपेंडेंटली काम करने से, विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बेसिकली दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। ये कब होता है, जब आपको डर होता है कि यार मुझे कोई रिप्लेस करके चला जाएगा, ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रेशर और डिसअप्रोप्रिएटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू द रिड्यूस ऑडिट फीस। तो बेसिकली आपको एक डर होता है यार कि अगर मैं क्लाइंट की बात नहीं मानूंगा, क्लाइंट जैसा बोल रहे वैसा नहीं करूंगा, तो मुझे चेंज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है यार ये तो थ्रेट्स थे, इन थ्रेट्स को कैसे सेव किया जाएगा, सेफगार्ड क्या हो सकते हैं। तो सेफगार्ड क्या होंगे भैया, क्या कहता है, ऑडिटर को हमेशा अपीयर इस तरह से रहना है कि आप इंडिपेंडेंट हो, अपीयरेंस में आपको इंडिपेंडेंस हमेशा रहना है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, अपने आप को अबाइड करना है, दूर रखना है, बचाना है, अबाइड मतलब फॉलो करना है, सॉरी ये वो वाला अबाइड नहीं है जो मैं सोच रहा था। ऑडिटर शुड अबाइड हिमसेल्फ विद द की फंडामेंटल प्रिंसिपल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आपको इन सभी बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करना है, ठीक है सर, करेंगे। ऑडिटर शुड कंसिडर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट असाइनमेंट। जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आपने पढ़े हैं इसको आपको पहले कंसिडर करना है, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको इन सबको कंसिडर कर लेना है कि कोई मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है उस क्लाइंट में, कोई मेरा रिलेशन तो नहीं है, इस तरह से आपको सब पहले देख लेना है। इन केस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी थ्रेट, अगर आपको कोई भी थ्रेट मिलता है टू इंडिपेंडेंस, ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, आपको नहीं करना है एक्सेप्ट। पुट इन प्लेस सेफगार्ड, या देखो आप सेफगार्ड लगा सकते हो क्या, टू एलिमिनेट देम, खत्म करने के लिए। इफ नेसेसरी सेफगार्ड्स कैन नॉट बी पुट इन प्लेस ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ऑडिटर शुड विड्रॉ। दो सिचुएशन है यहाँ पे, अगर बिफोर एक्सेप्टेंस कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, बिफोर एक्सेप्टेंस अगर कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है, तो दो सिचुएशन आएगी, या तो भैया एक्सेप्ट मत करो, या फिर देखो कि कोई सेफगार्ड लगा के मैं उसे कर सकता हूं क्या, तो एक्सेप्ट करो। आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर आप ऑडिटर बनते हो, कोई थ्रेट आ जाता है, तो वही दो चीजें, सेफगार्ड लगा के देखो क्या आप सही कर सकते हो क्या, अदरवाइज आप विड्रॉ करो, ठीक है। If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguard, then he must not accept the work। ये ऊपर कवर हो गया, तो आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए कोई भी काम। तो ये कंसेप्ट था हमारा इंडिपेंडेंस, काफ़ी बड़ा कंसेप्ट था। सबसे पहले इंडिपेंडेंस को डिफाइन किया जाता है, फिर उसके बाद 5 थ्रेट बताए जाते हैं, फिर उसके बाद बताया जाता है कि कैसे कैसे आप सेफगार्ड लगा सकते हो। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद एसे नंबर 210। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं मुझे, क्या आपको फटाफट से समझ आया क्या इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स, सेफगार्ड। सेफगार्ड बड़े प्लेन थे, सेफगार्ड में कुछ खास था नहीं समझाने का, बताइएगा। इसको बताओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऐसे नंबर 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। रिधि यस, पीयूष यस, दीपा अग्रवाल यस। कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ लो, अगर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लो। रितम चतुर्वेदी यस। और तुम लोग पानी कितने लीटर पी रहे हो दिन में बेटा, पानी कितने लीटर पी रहे हो दिन में। प्रमोट पोजीशन का मतलब क्या है सर, प्रमोट पोजीशन को, डिसीजन को आप प्रमोट कर रहे हो और बाद में वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है,
बाद में आप देखते यार जो मैंने बताया वो तो गलत था, या वो मुझे नहीं बताना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज हो गया वो। और पानी कितना लीटर पी रहे हो बेटा ये बताओ जरा, अपनी सेहत को सही रखने के लिए कम से कम 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है। इस तरह की 1 लीटर की बोतल रखो अपने पास और कोशिश करो कि मेरे को दिन में 4 से 5 बार इसको ख़त्म करना है। इसलिए मैं ग्लास भी बड़ा रखता हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं नॉर्मल ग्लास नहीं यूज़ करता, मैं बड़ा ग्लास यूज़ करता हूँ 350-400 ml का। और ये कम से कम पी जाओ 10-15 ग्लास। नईम 6 लीटर, बहुत बढ़िया, आप तो मेरे भी गुरु निकले। हाँ तो मतलब नोट करना, इस चीज़ को नोट रखा करो कि कितना पानी पिया। जैसे ही आप नोट करोगे हैबिट में आ जाएगा। साहिल देखो आप बहुत कम पानी पी रहे हो बेटा। रितम 9 से 10 बोतल, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब इतना मजा आ जाता है अगर कोई मुझे बोले ना कि मैं 10 लीटर पानी पीता हूँ, मतलब फिर तो मजा है यार, फिर तो आपका कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। ज़्यादा भी पानी पीने का भी समय होता है, पानी पीने का भी टाइम होता है, खाना खाने के इतनी देर बाद, खाना खाने से इतनी देर पहले तक आप, अदरवाइज वो नेगेटिव भी होता है, वो आपको देखना भी होगा। चलो जी, ऐसे नंबर 210, अब बड़ा बेसिक स्टैंडर्ड है। ऐसे नंबर 210 ये बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एक बात बताओ, एक ऑडिटर है यहाँ पे, ये रिलायंस का ऑडिट करेगा, तो क्या ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए? बिल्कुल बना लेना चाहिए सर, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। बाद में दिक्कत आएगी। एग्रीमेंट तो बनना ही चाहिए, राइट? 30 ml, सुधर जाओ भैया, फ्यूज सुधर जाओ, ठीक है। चैट यूज करने से लॉग आउट हो रहा है बार बार, तो चैट मत यूज करो, कोई बात नहीं, अभी चैट मत यूज करो। आपको एक एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। ऐसे 210 स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या कवर करें? एक बात बताइएगा सोचकर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल का ऑडिट करना है। फाइनेंशियल कौन बनाएगा? फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाएगी। तो उस एग्रीमेंट में लिखो कि फाइनेंशियल बनाने के लिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनेंशियल कौन बनाएगा? मैनेजमेंट बनाएगी। ऑडिटर को सारा डेटा कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। इंटरनल कंट्रोल कौन लगाएगा? मैनेजमेंट लगाएगी। लोगों से एक ऑडिटर को अगर कोई पसंद आता है क्लाइंट प्लेस पे, उससे कौन मिलवाएगा? मैनेजमेंट मिलवाएगी। मतलब सारा काम मैनेजमेंट करेगी। फिर ऑडिटर क्या करेगा? भाई हम तो सिर्फ चेक करेंगे भैया, हम तो सिर्फ चेक करेंगे, सारा काम आपको करना है, ये आपको हम अच्छे से लिख कर बता देते हैं, हम सिर्फ चेक करेंगे। ये बातें कहाँ लिख लो? एक एग्रीमेंट में लिख लो, ताकि बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक बात समझ आती है? सर आ गई समझ। सर एक बात बताओ, एग्रीमेंट में ये भी लिख लो कि अगर मैनेजमेंट हमें कोई भी डेटा नहीं प्रोवाइड करती है तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज कर देंगे। या फिर एक बात बताना आराम से सोचकर, मैनेजमेंट के साथ जब आप एग्रीमेंट करते हो ना, तो मैनेजमेंट आपको बोलती है कि कपिल सर आपने जो जो बोला हम आपकी सारी बात मान लेंगे, बट आपने कि लास्ट पॉइंट जो बोला ना, क्या कि जिससे आपका दिल करेगा आप उससे मिल लोगे। मतलब यू वॉन्ट टू मीट पीपल, जिससे आपका दिल करेगा, हम मिलने नहीं देंगे आपको। मतलब आपकी सारी कंडीशन हमको मंजूर है, लेकिन ये आपने कहा ना मिल लेंगे हम जिससे मिलना है, नहीं नहीं ये हमें मंजूर नहीं है। एक बात बताओ, अगर कोई भी कंडीशन वो हमारी नहीं मानता है तो क्या हम उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब सारी कंडीशन जितनी भी मेरे को एग्रीमेंट में लिखनी है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट एक भी कंडीशन नहीं मानता है तो मैं क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अच्छा सर, ये तो हो गई बिफोर एक्सेप्टेंस, कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप नहीं करेंगे। मान लो हमने क्लाइंट एक्सेप्ट कर लिया और बाद में हमने हमारा काम चालू कर दिया, अब मैनेजमेंट कहती है कि अब हम नहीं मिलने देंगे, मतलब मैं तो एग्रीमेंट बना चुका, अब कह रही है नहीं मिलने देंगे, तो क्या करें सर? तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्लाइंट ऐसा क्यों बोल रहा है, रीजन क्या है, रीजन देखो। फिर ये देखो कि कोई दूसरे तरीके से आप वो काम कर सकते हो क्या, अल्टरनेटिव तरीके से वो काम कर सकते हो क्या। ये भी देखो, क्लाइंट अगर आपको मना कर रहा है तो कहीं कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं है। और अगर आपको लगता है नहीं भाई क्लाइंट गलत मना कर रहा है, वो काम तो करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं वो मैटर किसके साथ बेटा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ या मेंबर के साथ। आपको लग रहा है उनसे डिस्कस करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं
विड्रॉ कर सकते हैं कि भैया मैं अगर विड्रॉ करना चाहूँ तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर एक्सेप्ट करने के बाद अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है क्लाइंट, तो फिर ये वाले पॉइंट आपको लिखने हैं। क्या बात समझ आई? तो बेसिक ऐसे 210 कि आपको एक एग्रीमेंट बना लेना है, एग्रीमेंट के अंदर सारी कंडीशन आनी चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं आती है तो आप क्लाइंट एक्सेप्ट मत करो। क्लाइंट एक्सेप्ट करने के बाद अगर क्लाइंट आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो भैया आपसे उस रीज़न देखो, अल्टरनेट देखो, डिस्कस करो, विड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बेसिक बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक अब मेन बात, बेटा जब भी हम कोई ऑडिट करते हैं किसी क्लाइंट का, आप बता सकते हैं कि कितने साल के लिए हम ऑडिट करते हैं क्लाइंट का? एक क्लाइंट को सर हम एक बार में 5 साल के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, 5 ईयर। ये कंपनीज एक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे हम। मतलब अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ ईयर 1 में, तो मैं 5 ईयर तक ऑडिट कर सकता हूँ। मतलब फर्स्ट ईयर की एजीएम में मैं ज्वाइन होता हूँ तो 6th ईयर की एजीएम तक मैं ऑडिट कर सकता हूँ, और इन 5 साल का मैं एक एग्रीमेंट बना सकता हूँ। इन 5 साल का मैं सिंगल एग्रीमेंट बना सकता हूँ। मैं 5 साल तक एक एग्रीमेंट बना लूंगा, उसके अंदर सारी कंडीशन कवर कर लूंगा कि भैया 5 साल तक हम आपके ऑडिटर रहेंगे और ये सारी कंडीशन रहेगी। ऐसे 210 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है कि 5 साल के लिए तो आपने एग्रीमेंट बना लिया, लेकिन किन किन सिचुएशन में वो एग्रीमेंट आपको चेंज करना चाहिए, किन किन सिचुएशन में वो एग्रीमेंट आपको अपडेट करना चाहिए, या किन किन सिचुएशन में वो एग्रीमेंट आपको मैनेजमेंट को दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहिए। मतलब आपने एग्रीमेंट कितने साल के लिए बनाया बेटा? 5 साल के लिए बनाया, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट आपको अपडेट कर देना चाहिए या चेंज कर देना चाहिए, कब कब आपको मैनेजमेंट को दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहिए। लिख के बताओ कब कब आप उस एग्रीमेंट को अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, रिन्यू करेंगे, कब? सोच कर बताना। ऐसे खत्म। टू टर्म ऑफ 5 ईयर, ठीक है बेटा आपका वो। नईम बोल रहे हैं जब नेचर ऑफ बिजनेस अगर कोई चेंज हो जाए तो हमें एग्रीमेंट अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बताओ, चेंज इन मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस में अगर कोई चेंज आता है तो हमें करना चाहिए। लॉ के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो हमें करना चाहिए। और बताइए, स्कोप के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो हमें करना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप आता है तो हमें चेंज करना चाहिए एग्रीमेंट। इंटरनल कंट्रोल में कोई चेंज आता है तो हमें करना चाहिए। कंपनी के अंदर कोई रिस्क चेंज होते हैं तो हमें करना चाहिए। लीगल की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते हैं तो हमें करना चाहिए। सीनियर मैनेजमेंट चेंज इन एफआरएफ अगर होता है तो हमें करना चाहिए। अगर हमने टर्म्स को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें करना चाहिए। अगर ऑडिटर को लगता है कि चेंज करना चाहिए, नेसेसरी है, दोबारा से पॉलिसीज चेंज हुई है तो करना चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है तो हमें करना चाहिए। देखो कितने सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको कब कब एग्रीमेंट को अपडेट कर लेना चाहिए या दोबारा से रिमाइंड करवा देना चाहिए। अब देखो ये पूरा यहाँ पे आता है, ये मैंने समरी बना के दे रखी है कि एक ऑडिट जब आप एग्रीमेंट बनाते हो तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है जो प्री कंडीशन है, मतलब एग्रीमेंट में आनी ही चाहिए। ठीक है, अब अपन डिटेल में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करवाऊंगा, ध्यान से देखना। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू। एक्सेप्ट मतलब फॉर न्यू क्लाइंट, कंटिन्यू मतलब ओल्ड क्लाइंट आप करते आ रहे हो। क्या कहता है? अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज इन एओए, एओए के बेस पे मुझे नहीं लगता कि आपको एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर लिंकेज कुछ हुआ तो करोगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन व्हिच इट्स टू बी परफॉर्म हैज बीन एग्रीड। मतलब किस बेस पे हम ये काम करेंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाना चाहिए? एग्रीड हो जाना चाहिए। थ्रू एस्टैब्लिशिंग वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटिंग आर प्रेजेंट, ये देखो आप क्या सारी प्री कंडीशन प्रेजेंट करती है या नहीं। दूसरा, कंफर्म करो दैट देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो पहला क्या कहता है? प्री कंडीशन सारी प्रेजेंट होनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहां से स्टार्ट होता है।
प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 1, सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना ऐसे 210। मैं हर स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा काम मैं आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, क्या कहता है? प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या आएगा? द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the agreement of management and where appropriate those charged with governance to the premise on which an audit is conducted. In order to establish whether the precondition for an audit are present, the auditor shall, वो चेक करेगा क्या क्या। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल एफआरएफ के हिसाब से बनाने हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या कहता है, आपको where appropriate those charged with governance, मैं दोबारा रीड कर रहा हूं, द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल एफआरएफ इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू द प्रमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड। आपको बेसिस ऑफ ऑडिट पे अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा कि भाई इस प्रेमाइस पे इस तरीके से हम हमारा ऑडिट करेंगे, वो हमारे बीच में अंडरस्टूड रहेगा। उसका पहला पॉइंट ये आपको मेन बेसिकली यहां से स्टार्ट करना है। क्या कहता है? बुक्स नहीं आई, प्लीज सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए, मैं ड्राइव पे डलवा दूंगा बेटा आज। क्या कहता है? डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वापस से आ गया कि आपको अपने फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ बनाने हैं। ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करे, किस किस के लिए? द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, की भैया आप फाइनेंशियल बनाओगे। एक्सरसाइज नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल टू अनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, आप भैया इंटरनल कंट्रोल लगाओगे। ऑडिटर को प्रोवाइड करोगे, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, ऑडिटर को प्रोवाइड करोगे क्या क्या? एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट एंड अदर मैटर, आप भैया सारा एक्सेस दोगे हमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे दैट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, जो जो मेरे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दोगे। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे टू पर्सन विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या कहता है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट कहता है कि मेरे को सारे रिकॉर्ड पे एक्सेस दोगे। दूसरा कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे। तीसरा कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे, हालांकि मैंने हाईलाइट कर दिया, एक्सेस दोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे टू पर्सन, ठीक है। ये सारा काम आपको मुझे देना पड़ेगा। तो देखो ये एक आपका पहला क्वेश्चन बनता है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, जिसके अंदर आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट आता है, मैं इसकी समरी, हालांकि समरी नोट्स मैंने चार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। पहला पॉइंट आता है कि आपको अपना काम एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल बनाने हैं। दूसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट को एक्सेस देना है। तीसरा पॉइंट आता है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। चौथा पॉइंट आता है आपको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट आए तो ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है प्रीमाइस मतलब, प्रीमाइस का मतलब बेस, बेस, प्रीमाइस का मतलब हर जगह अलग अलग होता है। प्रीमाइस का मतलब बेस, इस बेसिस पे मैं अपना काम करूंगा। मैंने अपने फाइनेंशियल इस तरीके से बनाए हैं, इस प्रीमाइस पे बनाए हैं। मैं पूछता हूं आप ये काम किस प्रीमाइस पे कर रहे हो भैया, किस बेस पे कर रहे हो भैया, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग देखे प्रीमाइस का क्या आता है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। आप भी चेक कर सकते हैं मेरे साथ। आप लोग चेक कीजिए, मेरा थोड़ा नेट इंटरनेट स्लो है क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, शीशे हैं आगे, तो ताकि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए ज़्यादा। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। बेस, बेसिकली हमारे ऑडिट में आप बेस मान के चलिएगा। काम करता हूँ, यहाँ पे चेक करके बताता हूँ आपको। थ्योरी दैट फॉर्म द बेसिस फॉर ए रीजनेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाँ बेस ही आएगा बेटा, किस थ्योरी, किस तरीके, किस बेस पे आपने ये काम किया है, दैट इज प्रीमाइस। क्लियर है?
कमेंट करके बताओ जरा फटाफट। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आधार, हिंदी में आधार लिख लो भैया, आधार, राइट, बेस, आधार या फिर बेस। किस बेसिस पे आपने ये काम किया है, बेसिस, ठीक है। चले आगे, ये आप सेल्फ रीड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। दूसरा, अब सारे एग्जांपल, सारे आंसर आपको देने हैं। दूसरा, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहा है प्रायर टू एक्सेप्टेंस, तो सर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना, बात ही खत्म हो जाती है। पढ़ो जरा, इफ मैनेजमेंट or those charged with governance impose a limitation on the scope of the auditor work in the term of a proposed audit engagement that the auditor believe, auditor को ऐसा लगता है that the limitation will result in auditor disclaiming an opinion, भाई ये limitation ऐसी है जिसमें मैं opinion तो दे ही नहीं पाऊंगा, disclaim करना पड़ेगा on the financial statement, auditor shall not accept such a limited engagement as an audit engagement unless required by law or regulation। तो आप उस client को मत accept करना। हाँ, एक ही केस में कर सकते हो जब कानून बोल रहा है कि भैया करो, ठीक है। अदर फैक्टर अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, कौन कौन से दूसरे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इफ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, आपको डिस्कस करना पड़ेगा। द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट कब, इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल, बैंकिंग के फाइनेंशियल बनने चाहिए थे, बैंकिंग रेगुलेशन से बना रखे हैं गलत, तो आप उसको मत एक्सेप्ट करना। मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अबव, मैनेजमेंट प्री कंडीशन मान ही नहीं रही है, मैनेजमेंट कह रही है हम आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस तो देंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है, समझ आया। तीसरा, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, आपको एक एग्रीमेंट बनाना है ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स के ऊपर, तो वो सारी बातें कवर हो जाएंगी यहाँ पे दोबारा से। क्या कहता है देखिए, द ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट, आपको टर्म्स पे एग्री करना है। द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, आप किसी भी एक पेपर पे लिख के साइन करवा लेना। एंड क्या क्या इंक्लूड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या रहेगा, चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो ना कि आपका ऑब्जेक्टिव और आपका स्कोप क्या रहेगा, लिख लो ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ऑडिटर की कि एक ओपिनियन देंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल आप बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, सारा इन्फॉर्मेशन दोगे, आपको एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से अपने फाइनेंशियल बनाने हैं। हम ऑडिट रिपोर्ट कैसे आपको बना के देंगे, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा हमारी ऑडिट रिपोर्ट का, और दैट रेफर and statement that there may be a circumstance in which a report may differ from its expected form and content, किस केस में हमारी रिपोर्ट अलग हो सकती है वो आप बताओगे। तो बेसिकली एग्रीमेंट के अंदर आपने क्या किया, आपने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी, ऑडिटर स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्ट, ये सारी बातें आपने बता दी एग्रीमेंट में। इसी के साथ साथ आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता दी, एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल आप बनाओगे, इंटरनल कंट्रोल आप लगाओगे, डेटा आप प्रोवाइड करोगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, ये भी आप कवर कर लो। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या कवर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एमसीक्यू के लिए। इफ लॉ और रेगुलेशन प्रेस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्ड अबव, अगर कोई टर्म लॉ एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब कर रहा है, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड दैम इन ए रिटन एग्रीमेंट, आपको वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो क्लाइंट पे लगती है और क्लाइंट मानता है तो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई करता है एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कोई एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लॉ कहता है कि आपको CSR पे 1% खर्च करना है, और कंपनी के ऊपर वो अप्लाई भी करता है और मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज भी करती है, तो आपको अलग से कोई इस तरह के चीज़ें अपनी रिटर्न एग्रीमेंट में कवर करने की जरूरत नहीं है कि आपको 1% भैया खर्च करना पड़ेगा, नहीं, वो लो है, कंपनी पे लगता है, कंपनी अदरवाइज तो फिर बहुत बड़ा एग्रीमेंट बन जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, रेकरिंग ऑडिट। रेकरिंग ऑडिट का मतलब हम पिछले सालों से करते हुए आ रहे हैं,
तो ये वही क्वेश्चन आएगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपना एग्रीमेंट अपडेट करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, अपडेट कर लो। तो ये ध्यान से पढ़ेंगे। रेकरिंग ऑडिट के अंदर क्या कहता है, रेकरिंग ऑडिट मतलब मेरा चल रहा है ऑडिट, कंटिन्यू। क्या कहता है, इन केस ऑफ रेकरिंग ऑडिट द ऑडिटर शैल एसेस, ऑडिटर को एसेस करना पड़ेगा वेदर circumstances require revision in terms of the audit engagement and whether there is a need to remind the entity of the existing term of the audit engagement। आपको ये assess करना पड़ेगा क्या circumstances require करते हैं कि मेरे को terms change करनी चाहिए, या क्या मुझे लगता है कि entity को मैं remind करवा दूं वापस से सारी existing terms, ये आपको assess करना पड़ेगा auditor को। The auditor may decide not to send a new audit engagement letter or other written engagement each period। ऑडिटर हो सकता है हर साल हर पीरियड एक नया एग्रीमेंट ना बनाए। However, the following factor may make it appropriate to revise the terms of the audit engagement or to remind the existing terms। ये एग्जांपल दे दिए किस किस केस में आपको दोबारा से एक नया एग्रीमेंट बनाना चाहिए, कब। An indication that entity misunderstand the objective and scope of audit। अगर आपको लगता है कि यार कंपनी ने हमारे स्कोप और ऑब्जेक्टिव को गलत समझ लिया है, दोबारा समझा दो। कोई भी रिवाइज हुआ है, स्पेशल टर्म्स आई हैं ऑडिट एंगेजमेंट में, वो बताओ। कोई रिसेंट चेंज हुआ है सीनियर मैनेजमेंट में, तो आप अपने एग्रीमेंट को अपडेट कर लो। चेंज ओनरशिप में हुआ है तो कर लो। सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ द एंटिटी बिजनेस हुआ है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अगर कुछ हुआ है तो भी कर लो। और भी आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल डाल सकते हो, ये सिर्फ कुछ आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिए हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर का, किस किस सिचुएशन में मैनेजमेंट को अपनी टर्म्स को रिवाइज करना चाहिए और चेंज करना चाहिए। क्या आपको समझ आया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 से लिंक करता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, जरा एक बार देख लो। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। तो यहां पे लिख लो रेफर या लिंक टू क्वेश्चन नंबर 5। मतलब यहां पे प्रायर टू एक्सेप्टेंस था। अब मैं बोलूं कि मैनेजमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है बेटा, कब? आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो उस केस में क्या है, 2-3 चीजें बढ़ जाएगी। भाई मैनेजमेंट देखो ऐसा क्यों बोल रहा है, रीजन क्या है, डिस्कस कर लो, छोड़ के चले जाओ। बस पढ़ो जरा। एक्सेप्टेंस ऑफ ए चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मैनेजमेंट आपको कोई चेंज करने के लिए बोल रहा है टर्म्स के अंदर कि भैया ये वाली टर्म आप चेंज कर दो, तो क्या आप कर दोगे क्या? नहीं सर, हम देखेंगे रीजन क्या है, मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है। क्या मैं ये काम दूसरे तरीके से कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। कर सकता हूं और मुझे रीजनेबल लग रहा है तो मैं कर लूंगा। अगर मैं नहीं कर सकता और फिर भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं करोगे तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। पढ़ो जरा। The auditor shall not agree to a change in terms of audit engagement when there is a no reasonable justification for doing so। आपको कोई भी चेंज एक्सेप्ट नहीं करना है जब आपको लगे कि भैया ऐसा करना सही नहीं है, रीजनेबल नहीं है ऐसा करना, तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। उसके बाद देखना, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, कंप्लीट करने से पहले, मतलब आप ऑडिट कर रहे हो लेकिन कंप्लीट होने से पहले, The auditor is requested to change the audit engagement। ऑडिटर को रिक्वेस्ट की जाती है चेंज कर दो भैया टर्म्स को, टू एन एंगेजमेंट, ऐसे एंगेजमेंट पे चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, दैट कन्वे ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, जिससे मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होता है लेकिन मुझे रीजनेबल एश्योरेंस से भी लोअर लेवल का एश्योरेंस मिल रहा है। तो क्या चेंज करेंगे क्या? कभी भी चेंज नहीं करना है। The auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so or not। तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा मैनेजमेंट मुझसे ऐसा क्यों चेंज करवा रहा है जिससे मैं रीजनेबल एश्योरेंस नहीं लूंगा, एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस लूंगा। आपको उसका रीजन चेक करना है। इफ द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज्ड, अगर आपको लगता है कि भैया एक रीजनेबल रीजन था और उसकी वजह से आपने टर्म्स चेंज की हैं, तो आप क्या करोगे? दोबारा से लिख लोगे। द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री, एग्री मतलब दोबारा से साइन करेंगे, ऑन and record the new terms of the engagement in an engagement letter or other suitable form of written agreement। अब दोबारा से साइन करेंगे, उसमें रीजन भी लिखेंगे। If the auditor is unable to agree, और अगर आप एग्री नहीं करते हैं to change of the term of audit engagement as is not permitted
बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू दी ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, और मैनेजमेंट आपको अलाउ भी नहीं करता कि आप कंटिन्यू करो, तो फिर आप क्या करोगे? विड्रॉ फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, हम विड्रॉ करके चले जाएंगे, या डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू अदर पार्टीज सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस ओनर्स और रेगुलेटर, हम छोड़कर चले जाएंगे और ये देखेंगे हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उन लोगों को इन्फॉर्म करना है जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट अगर आपसे एक चेंज रिक्वेस्ट किया जाए तो उसमें आप क्या करोगे, हम देखेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। अगर हमें रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगता है तो हम एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, उसमें रीज़न लिखेंगे और उसको साइन कर लेंगे और उसके हिसाब से ऑडिट करेंगे। मुझे लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैनेजमेंट अगर मुझे कंटिन्यू नहीं करने दे रही है तो मैं भैया विड्रॉ करके चला जाऊंगा, और साथ साथ ये भी देखूंगा क्या कोई मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, उन लोगों को बताना जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया था, रेगुलेटर्स को बताना, ये सारी बातें। रीजन फॉर एंटिटी रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कब कब एक एंटिटी आपको बोल सकती है कि आप भैया टर्म्स चेंज कर लो, सेम ऑडिटर वाले पॉइंट ही लिख दो। जब ऑडिटर कब कब चेंज कर सकता है, उसी केस में मैनेजमेंट कर सकती है कब, जब आपका कोई स्कोप चेंज हो गया हो, सर्विस चेंज हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो वही सेम, मतलब सेम है, उल्टा करके लिख दो। वहां पे क्वेश्चन था कि ऑडिटर कब कब टर्म्स चेंज करेगा, यहां है मैनेजमेंट कब कब चेंज करवा सकती है। पॉइंट सेकंड थोड़ा फिर से बता दो, इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब मैं ऑडिट स्टार्ट कर चुका हूं, कंप्लीट नहीं किया है, ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वे ए लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट। ऑडिटर से रिक्वेस्ट की जाती है भैया आप एक टर्म चेंज कर दो, लेकिन वो टर्म ऐसी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आपको एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। The auditor shall determine whether there is a reasonable justification for doing so। तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है ऐसा करने के लिए। फिर उसके 2 पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कर देते हो तो क्या करना है, आपको एक नया एग्रीमेंट बना लेना है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, और मैनेजमेंट नहीं कंटिन्यू करने देती है तो क्या होगा। तो पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 3 मतलब आप मान जाते हो, पॉइंट 4 मतलब आप नहीं मानते हो। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन आपको यहां बता दी। बेटा समझ आया क्या? नईम खान बताओ। तो ये था हमारा ऑडिट वर्सेस एसे नंबर 210। 5 क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन कौन कौन से बने एक बार मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बना प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट, जिसके अंदर आपको 4 पॉइंट माइंड में आने चाहिए कि फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ हो, सारा एक्सेस दिया जाए ऑडिटर को, बुक्स ऑफ अकाउंट का, वाउचर्स का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया जाए। उसके बाद एक आता है कि अगर आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाई जाती है बिफोर एक्सेप्टेंस, तो ठीक है भैया हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदर देन इट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। फिर आता है कि एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, कि भैया आप ऑडिट एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या डालोगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी बातें मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एफआरएफ के हिसाब से बनाएगी, इंटरनल कंट्रोल लगाएगी। रैकरिंग ऑडिट के केस पे कब कब अपना ऑडिट एंगेजमेंट चेंज करोगे, हमारा 4th क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था। 5th क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है कि आपको बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट आपके ऊपर कोई टर्म्स को चेंज करने की रिक्वेस्ट की जाती है तो आप क्या करोगे। ये बेटा लाइव चल रहा है कौस्तुभ, ये कैसा क्वेश्चन था? लाइव क्वेश्चन चल, लाइव रिकॉर्डेड बेटा, कभी भी आप इस तरह से इस लिंक पे नहीं देख पाएंगे। रिकॉर्डेड के लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो अलग से चलेगी। तो ये बेटा हमारा एसे नंबर 210 था। समझ आया क्या? जरा बता दो जरा एक बार फटाफट से, समझ आया क्या? एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बस आज अभी, फिर मिलेंगे रात को दोबारा से। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, समझ आया क्या? फटाफट बताओ। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। इन्वेस्टिगेशन मतलब कुछ गलत हो चुका है, ऑडिट मतलब क्लाइंट ने सब कुछ सही बनाया, मेरे को सिर्फ चेक करना है। वी हैव टू, ऑडिट के अंदर उतनी पावर नहीं होती जितनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर होती है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी अलग से पावर दी जाती है। यस, रीतम चतुर्वेदी बोल रही है, यस सर समझ आ गया। तो शाह जी भी बोल रही है, रिधि यस यस, पुरुषार्थ भारद्वाज, अजीत यस सर। चलो जी, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन।
वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट ऑडिट इज डिस्टेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट है। इन्वेस्टिगेशन इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन, बेटा कीवर्ड साइड में लिखते हुए चलो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन्वेस्टिगेशन इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद ए स्पेशल पर्पस। आपको पता है कुछ गलत हो चुका है, आप उस स्पेशल पर्पस के लिए क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड and it is specially called upon to check the accounts whether fraud really exists, it take character of investigation। समझ आया? कोई फ्रॉड हो चुका है, अब आप देख रहे हो कि फ्रॉड कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये आप ऐसे 200 से कॉपी पेस्ट कर दो। ऑब्जेक्टिव आप क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कॉपी एंड पेस्ट। कहां से? ऐसे 200 से ऑब्जेक्टिव। The objective of audit, on the other hand, as we have already discussed, is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error, thereby enabling the auditor to express an opinion। तो ये तो भैया वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में आप मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आप कॉपी पेस्ट कर देना। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऑडिट डिफरेंट है, इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या रहता है, स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल डाल दिया, फिर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव दे दिया। देयरफॉर ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड व्हेन विद ए प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट स्टेट ऑफ अफेयर। कभी भी हम एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ काम नहीं करते, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है अबाउट रॉन्ग डूइंग सम अकाउंट्स, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा करोगे, रॉन्ग हैविंग बीन कमिटेड। Therefore, audit is never started with a preconceived notion about state of affair, about wrong doing some, wrong having been committed, कि कुछ गलत हो चुका है, ऐसी थिंकिंग हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर लेके चलेंगे, बट ऑडिट में नहीं। The auditor seek to report what he finds in normal course of examination। हम normal course of examination के अंदर जो मिलता है उस पर रिपोर्ट करते हैं। It may happen that auditor have given some finding of serious concern, such finding may promote for call and investigation। ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को सीरियस कंसर्न बताए कि आपके यहाँ ऐसा मेरे को दिख रहा है, लेकिन हम उसके बाद मैनेजमेंट हो सकता है कहीं अच्छा ऑडिटर साहब ऐसा बोल रहे तो एक काम करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। तो अगर आपके पेपर में ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन आ जाता है तो आपको देखने कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑडिट इज डिफरेंट है। आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए कि एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, स्पेशल पर्पस के लिए क्या रहता है, फिर एक एग्जाम्पल, फिर ऐसे 200 के हिसाब से आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिर दोनों को लिंक कीजिए, फिर दोनों को लिंक कीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक नेगेटिव थॉट के साथ चलता है कि भैया कुछ ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, जबकि ऑडिट में इस तरह का कोई भी नहीं है। ऑडिट एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जामिनेशन है। फिर फाइनली आपको कंक्लूजन देना है क्या, कि ऑडिटर हो सकता है कुछ आपको सीरियस कंसर्न बताए, जिसके बेस पे मैनेजमेंट कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। कुछ भी रटना नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर सेम एज इट इज याद करना है क्या? कभी नहीं करना होता सेम एज इट इज याद। बहुत वेरी फ्यू लाइंस आपको याद रखनी होती हैं। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, कीवर्ड मैं सारे लिख के दे रहा हूं आपको जो आपके आंसर में आने चाहिए, विद स्पेशल पर्पस, ठीक है। ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो प्री कंसीव नोशन के साथ किया जाता है कि कुछ गलत हुआ है, ठीक है। ऑडिट एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को देखने के लिए किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर को सीरियस कंसर्न रिपोर्ट करे मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करवाए, ठीक है जी, लिख लो साथ साथ। प्रियंका, सर ऐसे 220 अपार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, इज देयर एनी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्पल? यस बेटा, विल डू ऐसे 220। अभी तो हमने किया ही नहीं ऐसे 220, अभी तो हम करेंगे ऐसे 220 बेटा जी। बताऊंगा मैं क्या इंपॉर्टेंट है वहां पे। अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर पढ़ाया है ऐसे। चलो जी, समझ आया? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन समझ आया? फटाफट से बताओ। अब नेक्स्ट क्लास का टारगेट, नेक्स्ट क्लास टारगेट नंबर 1 एसे नंबर 220 प्लस चैप्टर 1 का बेसिक कंसेप्ट, 1-2 बचे हैं।
दूसरा चैप्टर 2 कंप्लीट। तो आज रात की जो क्लास रहेगी ना वो तकरीबन 2.5 घंटे की हो सकती है, ठीक है। मैं अभी करवा दूंगा बैकअप अंजलि। हाँ, अगर देखिए तनय पूछ रहे हैं कि सर अगर मैं रिवाइज करूँ तो रिवाइज बेटा, अब देखो अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि पहले पूरा सिलेबस करेंगे फिर क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू करेंगे, नहीं नहीं नहीं। इफ यू आर टारगेटिंग मे 22 अटेम्प्ट ना, डू इट राइट नाउ। चैप्टर 1 का रिवीजन करो, रिवीजन करके यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक का वीडियो देखो, एमसीक्यू का वीडियो देखो, साथ साथ निपटाओ सब कुछ। क्यों? क्योंकि बेसिक आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अजर्शन समझा चुका हूँ, फ्लो ऑफ ऑडिट समझा चुका हूँ, तो आप आराम से कर लोगे। सर लाइव चैट अभी बात करते हैं भरत। चलो जी, अब मैं पहले अपने ऑनलाइन डाउनलोड और रिकॉर्डेड वाले बच्चों को बाय करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं। अभी बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, मजे करते रहिएगा और आप भी अपना चैप्टर वाइज रिवीजन साथ साथ करते रहिएगा।